किकुरु एक ऐसा गिरा हुआ हीरो जो अब एडवेंचर लाइफ से लिटरली तंग आ चुका है। उसे बस विलेंस के साथ चिल करना है और पीसफुली अपनी जॉब छोड़ देनी है। लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि किसी को तो ट्रेन करके अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तो वो मजबूरी में बनाता है 5 इडियोटिक औरतों का एक ग्रुप। ये लड़कियां लड़ाई में एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वियर्ड मूव्स और ओवर एक्टिंग करने में मास्टर हैं। और यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, आज मैं आप सबके कमेंट्स दिखाने वाला हूँ। ये सारे कमेंट्स उन लोगों के हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, तो ज़रूर देखना कहीं आपका नाम भी तो नहीं है। और जिन लोगों ने वीडियो को हाइप किया था, उनका दिल से धन्यवाद। अब आप भी नीचे कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखाओ, हाइप पॉइंट्स दो, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम भी दिखा सकूं। चलिए अब वापस आते हैं वीडियो की मेन स्टोरी पर। एक दिन गिल्ड ऑफिसर इनोमे उससे कहती है कि उसके पास एक नया रिक्रूट है। तभी अचानक डोर फाड़ के अंदर आती है एक अजीब सी लड़की जो खुद को हिटोमुकी, एक मार्शल आर्टिस्ट, बताती है। किकुरु उसे देख के सोचता है कि यार ये तो लिटरली ईट जितनी स्मार्ट लग रही है। लेकिन फिर भी वो कहता है ठीक है, एक मिशन पे टेस्ट करते हैं, अगर सच में लड़ सकती है तो ये मेरी जगह ले लेगी। अब दोनों निकल पड़ते हैं मिबुकी जंगल की ओर मॉन्स्टर्स की तलाश में। लेकिन बैरली 5 सेकंड अंदर जाते ही हितोमुकी को दूर से मॉन्स्टर्स का एहसास हो जाता है और वो बिना सोचे दौड़ पड़ती है। वो सोचती है इजी विन है और सीधे कूद जाती है। पर फिर क्या, मॉन्स्टर्स पलट कर उस पर ऐसे टूटते हैं कि वो लिटरली जमीन पर गिर जाती है। वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर्स उससे सांस्कृतिक आवाजें निकलवाने लगते हैं। अब वही वाली ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर अचानक आसमान से नहीं बल्कि नीचे से बारिश शुरू होती है और किकुरु हक्का बक्का, ये किस प्रकार का मैजिक है भाई। वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन खुद ही उसकी ट्रैप में फंस जाता है। किसी तरह संभलता है, मॉन्स्टर्स को खत्म करता है, पर आराम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बस कुछ कदम आगे एक और क्रीचर तैयार बैठा है। इस बार भी हितोमुखी हीरो बनने की कोशिश करती है और अकेले ही लड़ने निकल जाती है। रिजल्ट 5 सेकंड में फिर से पकड़ी जाती है। किकुरु को समझ आता है कि वो मॉन्स्टर कुछ अजीब हरकतें करने वाला है, तो वो तुरंत उसे मार देता है, इससे पहले कि हालात और खराब हो। लेकिन अब किकुरु ऑफिशियली तंग आ चुका है और वो डिसाइड करता है कि अब वो शिकार छोड़ ही देता है। उसी दोपहर जब वो गिल्ड वापस जाता है तो इनोमे को हितोमुखी की बेवकूफ़ी की पूरी रिपोर्ट सुनाता है। इनोमे कहती है कि उसके पास एक और कैंडिडेट है, और तभी अंदर आती है मिडीना, एक यंग मैजिशियन। कुछ दिन बाद किकुरु फिर एक नया मिशन एक्सेप्ट करता है, इस बार साथ में हितोमुखी और मिडीना दोनों। रास्ते में वो हितोमुखी को वार्निंग देता है कि किसी भी डेंजर के पास मत जाना, लेकिन ऑब्वियसली वो सुनती कहाँ है। वो अकेले स्लाइम ढूंढने निकल पड़ती है और जब फाइनली एक स्लाइम दिखता है, वो सीधे हाय बोल देती है। किकुरु इस पर फेस पाम करता है सीरियसली, और फिर स्लाइम उसे पकड़ लेता है। हितोमुखी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर जब वो काउंटर अटैक मारने जाती है तो उसकी उंगलियां लिटरली टूट जाती है। वो दर्द में चिल्लाती है और एक स्लाइम उस पर झुक जाता है, दूसरा उसकी पैंट खींचने लगता है, और फिर वही ऑकवर्ड सांस्कृतिक साउंड्स। मेडिना शॉक में फ्रीज हो जाती है। किकुरु अब गुस्से में कूद पड़ता है, सब स्लाइम्स को खत्म कर देता है, लेकिन हितोमुखी के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन होता है, जैसे सोच रही हो काश ऐसा ना करता, वो कम से कम ऑडियंस से ज़्यादा तालियां बजाते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ नॉर्मल हो, अचानक एक मेगा स्लाइम एंट्री मारता है। किकुरु चिल्लाता है, सब लोग अलर्ट रहो, ये कोई ऑर्डिनरी स्लाइम नहीं है। हितोमुखी हीरोइक पोस्ट लेके अपनी हिडन टेक्निक दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन मेगा स्लाइम उसे इग्नोर करके सीधा मेडिना की तरफ बढ़ता है। किकुरु उसे बचा लेता है, मॉन्स्टर गिर जाता है और फाइनली सब कुछ शांत हो जाता है। हितोमुखी गिल्ड में माफी मांगती है, सॉरी मैं बेकार थी। किकुरु बस कहता है गिल्ड वापस चलो। वहां पहुंचकर वो इनोमे को सारी डिटेल्स बताता है। बाद में मेडिना कॉल करके किकुरु को थैंक यू कहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेडिना अभी भी स्कूल में है, तो वो लिटरली हेड डेस्क करता है, मुझे एज लिमिट बढ़वानी पड़ेगी, ये सब देखने के लिए बच्चे बहुत छोटे हैं। कुछ दिन बाद एक एक्सपीरियंस हंटर रिटायरमेंट लेकर गिल्ड छोड़ देता है और अपनी जिम्मेदारियां किकुरु पर डाल देता है। किकुरु अंदर से टूटा हुआ है, उसे लगता है अब वो खुद भी इस जॉब से कभी छुट्टी नहीं ले पाएगा। वो इनोमे से कहता है कि मुझे एक एक्सपीरियंस हंटर चाहिए अपनी टीम में, लेकिन प्रेडिक्टेबली इनोमे उसे 2 नए इडियट्स दे देती है। पहली है डाना, एक ब्लैक मैजिशियन जो काम करने में जीरो इंटरेस्ट नहीं रखती है। किकुरु झल्ला के बोलता है, मैं इस लड़की के साथ काम नहीं कर सकता, पर डाना लिटरली पकड़ के गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे जॉब चाहिए, मैं अगली बार डिस्टर्ब नहीं करूंगी। किकुरु मजबूरी में मान जाता है। अब टीम फिर से जंगल की ओर निकलती है। हितोमुखी पूछती है मेडिना आज क्यों नहीं आई। किकुरु कैजुअली कहता है वो स्कूल से छुट्टी ले रही थी, पढ़ाई से थक गई थी। फिर उसे याद आता है, वेट, हितोमुखी तो 3 दिन से नॉन स्टॉप काम कर रही है। हितोमुखी स्माइल करती है, आई एम फाइन, और तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखता है। वो फिर से बिना सोचे दौड़ पड़ती है। कुछ ही मिनटों में वो मॉन्स्टर के ट्रैप में फंस जाती है। किकुरु को अब कोई शौक नहीं लगता, उसे पता था ये होने वाला है। वो डाना की तरफ हेल्प मांगने के लिए मुड़ता है, लेकिन डाना बोलती है आई एम टायर्ड और लिटरली उसे शूट कर देती है। उधर मॉन्स्टर हितोमुखी पर वियर्ड हरकतें कर रहा होता है, लेकिन किकुरु एक परफेक्ट एरो मारता है और उसे वही खत्म कर देता है।
हितोमुखी रोते हुए माफ़ी मांगती है, सॉरी मैं फिर से जल्दीबाजी कर गई। किकुरु बस कामली कहता है, जो लोग खुद का ख्याल नहीं रख सकते उन्हें दूसरों की चिंता करने का हक नहीं। इतना सुनकर हितोमुखी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। सॉरी। किकुरु उसके सर पे हाथ रख के मुस्कुराता है, रिलैक्स, मुझे तुम्हारी फिक्र है। दाना, जो अब तक कूल बनी हुई थी, अचानक ईर्ष्या में भर जाती है और किकुरु को थपथपाने का मन करता है, लेकिन किकुरु शांत रहकर कहता है, पहले देखते हैं तुम किस चीज से बनी हो। और तभी संयोग से उनके पीछे नजर आता है एक मॉन्स्टर डेन, जहां सैकड़ों जिपर रैबिट मॉन्स्टर्स रहते हैं। कुछ ही पल में वही खरगोश मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। हिदेमुखी को वे इतने क्यूट लगते हैं कि वो अपनी गार्ड नीचे कर देती है, और यहीं से उसकी गलती शुरू होती है, क्योंकि अगले ही सेकंड वो एक सरप्राइज अटैक की शिकार बन जाती है। किकुरु चौंक जाता है, ये जिपर रैबिट्स इतने एंग्री क्यों हैं? उसे लगता है शायद किसी और ने उनके टेरिटरी में घुसपैठ कर ली है। तभी दाना को याद आता है कि वो पहले भी ऐसे रैबिट्स की देखभाल कर चुकी है, लेकिन तभी एक जिपर रैबिट आकर सीधे उसके चेहरे पर पंच कर देता है। वो पूरी तरह भड़क जाती है। गुस्से में दाना अपना मैजिक अनलीश करती है और उन पर एनर्जी ब्लास्ट चलाती है, मगर अजीब बात यह है कि उसका कोई अटैक सीधा हिट नहीं करता। बाद में किकुरु नोटिस करता है कि उसके स्पेल्स में एक हिडन लिमिटर लगा हुआ है। वो उसे कामली समझाता है, फायरिंग से पहले अंदाजा लगाओ दुश्मन कहाँ मूव करेगा। दाना कोशिश करती है ध्यान लगाने की, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक शॉकिंग सीन पर। एक जिपर रैबिट हिदेमुखी का केक खा रहा होता है और दूसरा उसका मिल्क टीस कर रहा होता है। किकुरु पूरा सीन देखता है और लिटरली स्पीचलेस हो जाता है, जबकि दाना का गुस्सा लेवल 100 पे पहुंच जाता है, क्योंकि बाकी रैबिट्स अब हिदेमुखी को ट्रैम्पलिन की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, रुको, लेकिन रैबिट्स उसे पकड़कर एक पेड़ से बांध देते हैं और उसका सारा दूध पीने लगते हैं। उसी पल किकुरु के दिमाग में एक डार्क जोक आता है, अब मुझे ओनली फैंस की ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे पहले कि दाना पूरी तरह लूज कंट्रोल करे, वो अपनी स्टाफ उठाती है और एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट छोड़ती है, जिससे पूरा एरिया लिटरली उड़ जाता है। सीन कट होता है गिल्ड में वापस। दाना अब किकुरु को ओपनली एक्सपोज करती है कि वो लड़ाई में बस तब इंटरेस्ट लेती है जब जिपर रैबिट्स इन्वॉल्व होते हैं। अनॉम शॉक में रह जाती है। उसे लगा था किकुरु कम से कम किसी को बचा तो लेगा। तभी एंट्री होती है एक नई कैरेक्टर की, हाना, एक आर्मर्ड नाइट। अनोम बताती है कि यही वो न्यू रिक्रूट है जिसके बारे में उसने पहले बात की थी। हाना मुस्कुराती है और बताती है कि दाना उसकी बचपन की दोस्त है। फिर वो सबसे अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है। किकुरु को पता चलता है कि हाना कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, तो वो इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है फाइनली कोई है जो मेरी जगह ले सकती है। वो उसे अपनी पार्टी में रिक्रूट कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाना असल में एक फेमस गेमिंग कंपनी की एरेस है। अब हाना बार बार कहती है कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट होना चाहती है, लेकिन किकुरु के लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके रॉयल बॉडीगार्ड्स हर वक्त उसे घेरे रहते हैं। और किकुरु के मन में डर बैठ जाता है कि अगर उसने गलती से उसे छू भी लिया तो गार्ड्स उसे जिंदा गाड़ देंगे। मिशन से पहले गार्ड्स उसे साइड में खींच लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ हाना को सेफ वापस लाना। एक गार्ड ये भी कहता है कि दाना से हाना के बारे में पूछ लेना, क्योंकि उसका एक ऐसा रूप है जो सिर्फ उसके करीबी लोग ही देख पाते हैं। थोड़ी देर बाद किकुरु दाना को ढूंढने जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो पार्टी छोड़कर वीडियो गेम्स खेलने चली गई है। अब किकुरु अकेला रह जाता है हाना और हिदेमुखी के साथ। वो कैजुअली हाना से कहता है, लेट्स सी व्हाट यू आर मेड ऑफ। तभी हिदेमुखी को एक स्लाइम मिल जाता है। जैसे ही वो उसे मारने जाती है, किकुरु आगे बढ़कर स्लाइम को खुद ही खत्म कर देता है और एक्सक्यूज देता है, मेरे हाथ खुद चल पड़े। अगली बार भी वही रिपीट होता है। जैसे ही हिदेमुखी मॉन्स्टर देखती है, किकुरु उसे पहले ही खत्म कर देता है और बोलता है, मेरे लेग्स ऑटोमेटिकली मूव कर गए। हिदेमुखी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो मुझे लड़ने क्यों नहीं दे रहा। वो इमेजिन करती है कि लोग उसे चीयर कर रहे हैं, और किकुरु कामली कहता है, क्योंकि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। लेकिन हिदेमुखी समझाती है कि उसे एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है। तभी अचानक जंगल हिलने लगता है। एक मैड बोर प्रकट होता है। किकुरु कुछ कर पाता इससे पहले ही हाना अपनी तलवार घुमाती है और मॉन्स्टर को एक ही वायर में उड़ाकर जंगल के पार फेंक देती है। किकुरु उसकी पावर देखकर दंग रह जाता है और हिदेमुखी सोच में पड़ जाती है कि वो इतना बड़ा मॉन्स्टर एक ही ब्लो में कैसे गिरा सकती है। हिदेमुखी थोड़ा सैड हो जाती है कि वो बेकार है, लेकिन हाना उसे मोटिवेट करती है, तुम्हारी स्काउटिंग एबिलिटी अमेजिंग है, तभी तो मैं मॉन्स्टर को ढूंढ पाई। तभी एक और खतरा आ जाता है। मैड बोर्स का पूरा हर्ड उन पर टूट पड़ता है। किकुरु सबको लेकर नीचे हिल की तरफ भागता है ताकि मॉन्स्टर्स गिर जाएं, लेकिन हिदेमुखी खुद गिर जाती है और सारे बोर्स उसे घेर लेते हैं। इस बार वो सब बारी बारी से उसका केक खाते हैं। हाना पूरी तरह भड़क जाती है।
उसे वीआर मॉन्स्टर से बेहद नफरत है। वो अपनी फ्रेंजी मोड एक्टिवेट करती है। किकरू पैनिक में उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। हाना लिटरली हर बोर को चीर फाड़ देती है। वो मॉन्स्टर्स को उठाकर ऐसे फेंकती है जैसे कचरा हो। लेकिन फ्रेंजी मोड का साइड इफेक्ट आता है। अब उसका टारगेट बदल चुका है। किकरू ऑलरेडी उसकी एटॉमिक मिल्कीज के हिप्नोसिस में फंसा हुआ होता है और आखिरकार बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हाना नॉर्मल होती है और शॉक्ड रहती है, मैं इस हालत में कैसे आई। गिल्ड में वापस आने पर सब हाना की ताकत की तारीफ करते हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंजी वाली हरकतों को याद करके शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसके गार्ड्स अंदर आते हैं और किकरू को उसकी सेफ्टी के लिए धन्यवाद देते हैं। किकरू मन ही मन सोचता है, मैंने तो रिटायरमेंट का सपना देखा था, लेकिन अब लड़कियों की बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। कुछ दिन बाद एक और एक्सप्लोरेशन के दौरान किकरू को हिदेमुखी का नया रूप देखने को मिलता है, जब वो एक मॉन्स्टर से ताली खा रही होती है। इस बार दाना भी ट्रैप में है, लेकिन वो हिदेमुखी की तरह रिएक्ट नहीं करती, जबकि हिदेमुखी पहले ही अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच चुकी होती है। अब दाना पूरी तरह तंग आ चुकी है। किकरू की वार्निंग इग्नोर करती है, फ्रेंजी में चली जाती है और आखिर में सब मॉन्स्टर्स की धुनाई कर देती है। गिल्ड लौटने पर किकरू फट पड़ता है, तुम लोग मेरे लिए सिचुएशंस और भी मेस बना रहे हो। हिदेमुखी गिल्ड में कहती है, कल की क्वेस्ट में मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन किकरू तुरंत बोलता है, हम डेट पर नहीं जा रहे। वो उन्हें सजेस्ट करता है कि बाहर घूम लो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। अगले दिन हिदेमुखी बाहर पहुंचती है और बाकी लड़कियों का इंतजार करने लगती है। सबसे पहले एंट्री होती है हाना की, और जैसे ही वो अपने बाउंसिंग चार्म के साथ आती है, पूरा क्राउड बस उसे देखता रह जाता है। जब हाना और हिदेमुखी फाइनली मिलते हैं, पहुंचते ही हिदेमुखी कैजुअली बोल लेती है, तो आज बहुत प्यारी लग रही है। हाना मुस्कुराती तो है, लेकिन अगले ही पल थोड़ा असहज महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि हिदेमुखी की कपड़े कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? हिदेमुखी हंसते हुए कहती है, क्योंकि ऐसे में मूव करना इजी होता है। हाना के चेहरे पे थोड़ा डिसबिलीव दिखता है और वो कहती है, चल तेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। इतने में वहां डाना आ जाती है और जैसे ही वो इन दोनों को देखती है, वो इंस्टेंटली रिग्रेट करती है कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्योंकि दोनों का वाइब देखकर उसे लगता है जैसे उसने किसी ऑकवर्ड मिक्सटेप में एंट्री मार दी हो। थोड़ी देर बाद हाना को एहसास होता है कि मदीना अभी तक नहीं पहुंची। डाना कैजुअली बोलती है, वो अभी स्टूडेंट है, थोड़ी देर में आ जाएगी। और तभी मदीना एंट्री लेती है, लेकिन उसके साथ 2 सीनियर स्टूडेंट्स भी आती हैं, जो ये कंफर्म करने आई है कि मदीना झूठ तो नहीं बोल रही कि वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। जाने से पहले वो उसे एंजल बुलाती हैं और उसे अच्छे से बिहेव करने की सलाह देती है। मदीना खुश होती है, आखिर उसे रेयर छुट्टी मिली है। अब ये चारों एक रेस्टोरेंट की तरफ निकलते हैं। रास्ते में डाना क्यूरियोसिटी से पूछती है, वैसे मदीना तुझे एंजल क्यों बुलाते हैं? हिदेमुखी टीजिंग टोन में कहती है, क्योंकि वो टू गुड है, एकदम जीनियस टाइप। और जैसे ही हिदेमुखी उसके सिर पर ऐसे टैप करती है जैसे किसी क्यूट पेट को कर रही हो, मदीना इरिटेट हो जाती है। डाना तुरंत बीच में आती है और दोनों को संभाल लेती है। बस अब फॉर्मेशन ऐसा बन जाता है जैसे किसी एनीमे में कैरेक्टर्स लाइन में चल रहे हों। दूसरी तरफ किकोरू को एनुम से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वो पढ़कर थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जंगल में हुए 26 शिकारी डेथ्स में से सिर्फ 9 फीमेल्स थीं। उसे याद आता है कि जिन मॉन्स्टर्स से वो लड़ा था, वो लड़कियों पर वैसे अटैक नहीं कर रहे थे जैसे किसी और पर। वो सोचता है, क्या ये वही केस है जो हिदेमुखी के साथ हुआ था, क्योंकि मॉन्स्टर्स उसके साथ अजीब तरह से बिहेव करते थे। एनुम को ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि मॉन्स्टर्स असल में माना अब्जॉर्ब करते हैं, जो प्लांट्स और लिविंग बींग से आता है। फिर भी उन्हें हिदेमुखी को जिंदा रखना पसंद है, जो सच में अजीब है। किकोरू सोच में पड़ जाता है, क्या उसका सोल या एनर्जी कुछ अलग है? वो मजाक में सोचता है, शायद उसका माना थोड़ा ज्यादा स्वीट है। उधर रेस्टोरेंट में हिदेमुखी और बाकी लड़कियां स्वीट्स एंजॉय कर रही होती हैं। डाना बोर हो जाती है और कहती है, चलो अब कुछ गॉसिप करते हैं, लव स्टोरीज सुनाते हैं। हाना बोलती है, मेरे पास तो कोई स्टोरी नहीं है, फैमिली हमेशा नजर रखती है। और मजे की बात, रेस्टोरेंट में उनके जासूस भी मौजूद हैं, जो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो हाना को इनविजिबल मानते हो। मदीना कहती है, हमारे स्कूल में तो डेटिंग अलाउड ही नहीं है। हिदेमुखी बोलती है, मैं तो पूरा टाइम ट्रेनिंग में होती हूँ। और डाना हंसते हुए कहती है, मैं तो घर में बंद रहती हूँ। सबका बोरिंग लाइफस्टाइल देख के डाना निराश हो जाती है। वो बोलती है, किकोरू तो कम से कम गर्लफ्रेंड पाने की कोशिश कर रहा है और तुम सब बस सर्वाइवल मोड में हो। वो मजे मजे में किकोरू को कॉल कर देती है और पूछती है, अगर तुझे हमारी पार्टी में से किसी को डेट करनी पड़े तो कौन होगी? किकोरू 1 सेकंड में कैजुअली बोल देता है, एनोमे। सभी लड़कियां शॉक्ड रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद हिदेमुखी सबको बाय कहती है और घर की तरफ निकलती है।
रास्ते में उसे किकोरू की फेमिलियर सेंट महसूस होती है। वो उत्साह में डायरेक्शन बदलती है और एक्सीडेंटली उस पर गिर जाती है। सीन ऑकवर्ड हो जाता है, दोनों के बीच एब्सोल्यूट साइलेंस। फिर दोनों रियलाइज करते हैं कि ये सिचुएशन समझाना इम्पॉसिबल है। इतने में डाना आ जाती है और अपने बड़े कैमरे से फोटो ले लेती है। बाकी लड़कियां शॉक में फ्रीज और बस वही मोमेंट वायरल वाइब ले लेता है। नेक्स्ट डे एनोमे और किकोरू फिर मिशन पर निकलते हैं। इस बार हिदेमुकी भी उनके साथ जाती है। वो पूछती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? किकोरू कैजुअली कहता है, सिंपल है, हम बस मॉन्स्टर का वेट करेंगे। एनोम घूरती है, मतलब तू हिदेमुकी को बेट बना रहा है? किकोरू हंसकर कहता है, रिलैक्स, मैं उसे बांधने नहीं वाला। हिदेमुकी एक मॉन्स्टर का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक एक हिडन पिट में गिर जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, पीछे से एक स्नेक रेंगता हुआ आता है। वो मुश्किल से उसे अपने टारगेट से रोक पाती है, लेकिन तभी उसका दूसरा सिर धीरे धीरे ऊपर आता है और उसे चौंका देता है। ये सब देखकर इनोमे एकदम स्टंड ले जाती है। इस बीच किकुरू बड़ी शेमलेसली उस पूरे सीन का मजा ले रहा होता है, जब तक कि इनोमे उसे कुछ करने के लिए डांट नहीं देती। लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और याद दिलाता है कि उन्हें अब भी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। जैसे जैसे इनोमे उस पर दबाव डालती है, किकुरू आखिरकार एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी इनोमे को एक और स्नेक दीवार से पकड़ लेता है। वो स्ट्रगल करती है और उसके कपड़े थोड़े टॉर्न हो जाते हैं। किकुरू की आंखें लिटरली बाहर निकल आती हैं जब उसे एहसास होता है कि वो कितनी लकी सिचुएशन में है। ध्यान केंद्रित करने के बजाय किकुरू ड्रामेटिक अंदाज में किसी सेक्रेड टेम्पल के डिवोटी की तरह घुटनों के बल गिर जाता है और इमेजिनरी रूप में अपनी लाइफ सेविंग्स उसकी ग्रेटनेस के नाम अर्पित कर देता है, जबकि स्नेक्स अब भी आसपास हैवक मचा रहे हैं। इनोमे उसे फिर से जोर से डांटती है, तभी जाकर वो स्नेक्स को काटकर खत्म करता है। लेकिन जाने से पहले आखिरी बार चुपके से ग्लैंस मारना नहीं भूलता और मन ही मन सोचता है कि उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड शायद उसके लायक है ही नहीं। जब वो आखिरकार खुद को संभालता है, इनोमे उसे याद दिलाती है कि उन्हें अब हिदेमुकी को ढूंढना है। दोनों मिलकर उसे रेस्क्यू करते हैं। वो अब भी पिट में फंसी होती है और स्नेक से बचने की कोशिश कर रही होती है। दिन के अंत में सभी गिल्ड में वापस लौट आते हैं। वहाँ हिदेमुकी ये जानकर शॉक्ड रह जाती है कि इनोमे की एक डॉटर है जिसका नाम असिन है। असिन तुरंत किकुरू को गले लगा लेती है, जैसे वो उसका रियल फादर हो, क्योंकि उसका असली पिता तो हर किसी के पीछे भागने में बिजी रहता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि किकुरू अब उसकी माँ के बहुत करीब आ चुका है। कुछ महीनों बाद किकुरू गिल्ड क्लिनिक में अपनी रेगुलर मेडिकल चेकअप पूरी करता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है, नर्स रित्सिमी उससे डॉक्टर की जगह टेम्परेरीली काम करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि डॉक्टर उस दिन बाहर गए हुए हैं। रित्सिमी कहती है कि बस 4 पेशेंट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। किकुरू इनिशियली मना करता है और सजेस्ट करता है कि डॉक्टर को कॉल करके आने का वेट कर लें, लेकिन रित्सिमी सहाय करते हुए कहती है कि उसके पास फ़ोन ही नहीं है। आखिरकार किकुरू मान जाता है। रित्सिमी उसके फेस को बैंडेजेस से कवर कर देती है ताकि गिल्ड के दूसरे हंटर्स उसे पहचान ना सकें। जब किकोरो को मेडिकल चेकअप करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जबकि उसे खुद ही नहीं पता कि असल में ये काम कैसे होता है। वो थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन रिजुमे उसे भरोसा दिलाती है कि रिलैक्स, ये सारे पेशेंट्स यंग और हेल्दी हैं, कुछ सीरियस नहीं है। किकोरो थोड़ा हिम्मत जुटाता है, पर तभी उसे झटका लगता है, क्योंकि जिन 4 लोगों की उसे जांच करनी है वो उसके ही स्क्वाड की लड़कियां निकलती हैं। अब अंदर से तो वो हिल गया है, लेकिन बाहर से कूल बनने की कोशिश करता है, जैसे सब अंडर कंट्रोल है। चेकअप शुरू होते ही वो लिटरली कांप उठता है और रिजुमी उसे गाइड करने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो उसे मेजरमेंट्स लेने में मदद करती है, हाइट वेट वगैरह सब नॉर्मल चलता है, लेकिन जैसे ही चेस्ट मेजरमेंट्स की बारी आती है, किकोरो की हालत टाइट हो जाती है। रिजुमी कामली उसे हैंडल करती है और गलती से हाना का एग्जैक्ट साइज बोल देती है। किकोरो बस वहीं फ्रीज हो जाता है, पूरा ऑकवर्ड साइलेंस। फिर आता है हार्ट रेट टेस्ट का टाइम। हाना उसकी फर्स्ट पेशेंट होती है और जब वो खुलती है, किकोरो इंटरनली रिजुमी का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये लड़कियां वाकई इंटरेस्टिंग हैं, रिस्क लेने लायक स्टोरीज के साथ। लेकिन उसकी फोकस थोड़ी भटक जाती है और वो स्टेथोस्कोप गलत जगह रख देता है। रिजुमी लाइटली उसे करेक्ट करती है। वो एम्बैरेस्ड होकर मिस्टेक ठीक करता है। टेस्टिंग करते हुए वो सोचता है कि शायद वो एनोमे से ज़्यादा लकी है, और मजाक में मन ही मन सोचता है, मे बी शील कॉल मी डैडी। ऑब्वियसली वो ये बाहर नहीं बोलता। अब बारी आती है उसकी अगली पेशेंट की, डाना। वो उसे देखते ही थोड़ा खो जाता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि सिचुएशन सीरियस है
और चूंकि वो ऑलरेडी थोड़ा ओवरवेल्म्ड है, रिजुमी खुद अगली पेशेंट मेडिना को बुलाती है। मेडिना की जांच के दौरान क्यूकोरो को नोटिस होता है कि उसकी वेस्ट पर एक खूबसूरत पैटर्न है। वो क्यूरियोसिटी में सोच बैठता है कि अगर पोस्चर अलग हो तो कैसा लगेगा, तो वो कैजुअली उसे कहता है कि पोस्चर एडजस्ट करे। मेडिना ऐसा करती है और जैसे ही वो करीब आता है क्यूकोरो कांप जाता है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ कर्व्स के बारे में नहीं, कुछ चीजें वाइब से महसूस होती हैं। थोड़ी देर बाद रूम में आती है हितोमुकी। वो पोलाइटली कहती है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। क्यूकोरो सोचता है कि शायद ये एनकाउंटर उतना इमोशनल नहीं होगा, लेकिन जब वो अपनी कहानी बताने लगती है, सिचुएशन पूरी तरह बदल जाती है। उसकी बातों से क्यूकोरो का दिल तेजी से धड़कने लगता है और सीन इतना इंटेंस हो जाता है कि वो लिटरली सोचता है बस अब कंट्रोल रखना है। सत्र खत्म होने के बाद हितोमुकी धीरे से कहती है, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, और फिर अचानक रूम से बाहर चली जाती है। क्यूकोरो शॉक में सोचता है उसे कैसे पता चला कि मैं ही हूँ। फिर उसे याद आता है, ओ राइट, शी कैन रिकॉग्नाइज माई सेंट, और वहीं मिनी हार्ट अटैक खा लाता है। कुछ दिनों बाद क्यूकोरो हाना और मडीना को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है। वो चाहता है कि दोनों इंटेंस वर्कआउट करें क्योंकि बाकी 2 मेलन एम्बेसडर्स प्रैक्टिस के लिए नहीं आए हैं। हाना शिकायत करती है कि ये फ्लैट गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग लगती है, पर मेडिना कामली एक्सप्लेन करती है ये मैजिक ट्रेनिंग है, फिजिकल नहीं। मेडिना का गोल है हाना जैसी बनना, स्ट्रॉन्ग और केपेबल। वो बताती है कि उसे हितोमुकी पसंद है उसके प्योर दिल की वजह से, लेकिन डाना उसे पसंद नहीं, और मजाक में कहती है वो क्यूकोरो के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल सैवेज लेने जिए। डाना पलटवार करती है, कहती है कि उसे मेडिना पसंद है क्योंकि वो टीज करने लायक है। मेडिना इरिटेट होकर उसकी पीठ मोड़ देती है, ऑलमोस्ट तोड़ने जैसी हालत। दोनों में शाउटिंग मैच शुरू हो जाता है और क्यूकोरो बीच में कूदकर बोलता है बस करो, शांति रखो। लेकिन डाना बोलती है कि उसने मेडिना को माफ कर दिया है और दोनों फिर से वर्कआउट शुरू करने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही मेडिना मानती है, डाना अचानक उसे प्रैंक कर देती है। पूरा सीन क्लासरूम लेवल केओस बन जाता है। क्यूकोरो घबराकर उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसकी नज़र गलत जगह चली जाती है और वो वहीं ऑकवर्ड साइलेंस में फ्रीज हो जाता है। थोड़ी देर बाद डाना एग्जॉस्शन से गिर जाती है। जमीन पर बैठकर हैवी ब्रीदिंग के साथ कंप्लेन करती है, तो उन्हें आराम करने का मौका ही नहीं दिया। क्यूकोरो कामली जवाब देता है, मैं बस तुम्हारी स्टैमिना बढ़ा रहा हूँ, लिमिट्स क्रॉस करने का टाइम है। धीरे धीरे दोनों थक जाती हैं, लेकिन 1 घंटे के इंटेंस ट्रेनिंग के बाद किसी तरह टिकती हैं। मेडिना फिर से सार्केस्टिक टोन में कहती है कि उसने अपने रेप्स पूरे कर लिए हैं, पर डाना बोलती है हम कंपटीशन नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो नेक्स्ट सेट शुरू करती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है और गिरने ही वाली होती है कि क्यूकोरो उसे पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि उसने उन्हें ज़्यादा पुश कर दिया है और खुद को ब्लेम करता है, शायद मैं अच्छा कोच नहीं हूँ। इसी बीच मेडिना का एंकल मुड़ जाता है। वो उसे कहता है हील कर लो मैजिक से, पर मेडिना मना कर देती है, मैं हमेशा मैजिक पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। ये सुनकर डाना भी चौंक जाती है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी ने मेडिना को इस तरह सेल्फ अकाउंटेबल देखा हो। क्यूकोरो हेल्प की ऑफर करता है कि मैं तुम्हें पीठ पर उठा लूँ, पर मेडिना थोड़ा शर्माते हुए मना करती है, नहीं गलत समझ लिया जाएगा। डाना बीच में बोलती है अरे कुछ नहीं होने वाला, वो तो फ्लैट है। फिर मजाक में खुद ऑफर करती है, मैं उठा लेती हूँ उसे। मेडिना हिचकिचाती है पर मान जाती है और उसकी पीठ पर बैठ जाती है। चलते चलते डाना की ताकत जवाब दे देती है और दोनों साथ में गिर जाती हैं। मेडिना गुस्से में उसे डांटती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि पेस बहुत स्लो है। वो साइड लेकर बोलती है फाइन, चल खुद को हील करती हूँ, और वहीं पर खुद को ठीक कर लेती है ताकि जर्नी जारी रहे। लगभग 1 हफ्ते बाद की बात है। हितोमुकी और हानेक लिटरली थक चुके हैं। क्यूकोरो के साथ घंटों तक कंटिन्यूस स्पारिंग के बाद दोनों जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं। क्यूकोरो कामली उनकी परफॉर्मेंस का क्विक एनालिसिस करता है और फिर कहता है हाना, तुम्हारी रॉ स्ट्रेंथ अब एवरेज नाइट से भी ऊपर है, लेकिन तुम अभी भी एक गलती करती हो। वो उसे समझाता है कि जब तुम इमोशनल होती हो या नंबर्स में कम होती हो तो तुरंत अपनी बर्जर्क मोड एक्टिवेट कर देती हो, और यही चीज़ वो फ्यूचर में नहीं चाहता। वो सख्त टोन में बोलता है टीममेट्स के आसपास इसे यूज़ मत करना। हाना सर झुकाकर माफ़ी मांगती है और क्यूकोरो मन ही मन मुस्कुराता है, क्योंकि असल में तो वो बस ट्रेनिंग का जिक्र कर रहा था, लेकिन हमें उसके फ्लॉज बता गया। सीन थोड़ा हल्का होता है। हाना इतनी एग्जॉस्टेड होती है कि वो पानी की आखिरी बूंद तक पी जाती है। तभी हितोमुकी उसे चाय ऑफर करता है। क्यूकोरो देखता है और कैजुअली कहता है पानी पियो, टी नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपना बैग खोलता है उसे शॉक लगता है, उसका पानी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। थोड़ा सोचकर वो हाना को मैना कुशन की बोतल देता है, इसे पी लो, इससे हाइड्रेशन भी मिल जाएगा।
फिर वो हितोमुकी की तरफ मुड़कर उसके परफॉर्मेंस फ्लॉज बताने ही वाला होता है कि अचानक उसे दिखता है हाना फिर से अपनी बर्जक स्टेट में है। वो फुल स्पीड में भागती है और चट्टान के पीछे छिप जाती है। अब हाना के गायब होते ही हितोमुकी टेंशन में पूछती है वो कहाँ चला गया, और बेचारा खुद झूठ बोलने में अटक जाता है। क्योकोरो थोड़ा घबरा कर याद करता है कि हाना की मेड ने कहा था कि डाना से पूछो अगर कुछ समझ ना आए, तो वो जल्दी से डाना को कॉल करता है। फोन उठते ही डाना बिना टाइम वेस्ट किए बताती है हाना बस मैना ओवरडोज में है, इसलिए ड्रंक बिहेव कर रही है। क्योकोरो को इनिशियली लगता है कि बर्जर्क मोड मतलब मैना इंटॉक्सिकेशन है, पर डाना एक्सप्लेन करती है कि असल में उसका बॉडी मैना फ्लो हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए एक्सेस होने पर वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है। डाना ये भी कहती है कि डोंट वरी, ये फेज ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में ही सारा मैना बर्न कर देगी। लेकिन तभी क्योकोरो की नज़र उस चट्टान की ओर जाती है जहां हाना हितोमुकी को कॉन्स्पिरेसी करने वाला समझकर लिटरली उसे कॉर्नर कर लेती है। वो उससे पूछताछ करने लगती है कि क्यों मेरा मिल्क एक्टिवेट नहीं हुआ अब तक। हितोमुकी पीछे हटती है और घबरा कर कह लेती है क्योकोरो नज़दीक है। वो उसे बचाने के लिए झूठ बोलने की कोशिश करती है, पर हाना उसका कॉलर पकड़ लेती है और खुद चेक करने लगती है कि वो सच बोल रही हैं या नहीं। क्योकोरो दूर से ये पूरा सीन देखकर सोचता है ओके, ये डेफिनेटली साइंस से बाहर का मामला है। फोन के दूसरी तरफ डाना हंसकर कहती है शायद तुम उसके लिए स्पेशल हो, लास्ट टाइम भी जब वो बर्जरक हुई थी तुमने उसे हक किया था और वो काम हो गई थी। क्योकोरो डाउट में पूछता है क्या वो सच में मुझसे प्यार करती है। डाना प्लेफुल टोन में कहती है पता लगाने का एक ही तरीका है, इंजर्ड बनकर उसके सामने जाना। और फिर सीन सिनेमैटिक बन जाता है। क्योकोरो खुद को थोड़ा घायल दिखाने के लिए फेक इंजरी करता है और हाना के पास जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती है नॉर्मल होने के बजाय रोने लगती है और फिर उसका ब्लड पीने की कोशिश करती है ये सोचकर कि इससे उसे कंफर्ट मिलेगा। क्योकोरो तुरंत उसे रोक देता है और ऑकवर्डली कहता है रुको, इससे पहले कि सिचुएशन और वियर्ड हो जाए। हाना क्यूरियोसिटी में पूछती है क्या तुम ठीक हो गए। क्योकोरो अपने चेहरे की तरफ इशारा करता है क्या ये फेस ठीक दिख रहा है, और तभी हाना उसे ज़मीन पर पटक देती है और उसका फेस पकड़कर करीब झुक जाती है। एक पल के लिए सीन फ्रीज हो जाता है। क्योकोरो खुद को समझाने की कोशिश करता है ये बस फर्स्ट एड है, बस फर्स्ट एड। लेकिन अगले ही सेकंड हाना को होश आता है। वो रियलाइज़ करती है कि वो क्या कर रही थी और फिर क्योकोरो की सॉलिड बीटिंग शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद क्योकोरो जंगल में होता है और देखता है कि उसकी पूरी स्क्वाड सिवाय मडीना के किसी बिजार सीन में उलझी हुई है। मॉन्स्टर्स उन्हें घेर चुके हैं और वो खुद सोच रहा होता है कि काश मेरे पास बेबी ऑयल होता, ये तो लिटरली मैडनेस है। वो ऑब्जर्व करता है कि लड़कियां मेरे बिना कोऑर्डिनेशन खो चुकी हैं, हर कोई अपनी वीकनेस से एक दूसरे को ड्रैग कर रही हैं। पहले सीन में हाना एक जाइंट लायन बेयर से लड़ने वाली होती है, पर डाना गलती से उस पर लाइटनिंग स्पेल चला देती है। हितोमुकी हेल्प करने जाती है पर खुद ट्रैप में फंस जाती है। मडीना डर के मारे रोने लगती है और उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज जाती है। बाकी मॉन्स्टर्स भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर सबसे पहले डाना गिरती है, उसे स्लाइम मॉन्स्टर्स पकड़ लेते हैं। उसके बाद हाना कोलैप्स करती है और अंत में हितोमुकी लिटरली केक लेकर गिरती है। हाँ, उसका सीन थोड़ा एब्सर्डली फनी है, लेकिन जब डाना तंग आ जाती है वो फुल पावर स्पेल कास्ट करती है और 3 मील रेडियस तक सब कुछ उड़ा देती है। दूर से क्योकोरो ये देख रहा होता है और सोचता है क्या इसे जीत कहा जा सकता है या बस सर्वाइवल। बाद में जब सब उसके अपार्टमेंट की ओर लौट रहे होते हैं, डाना प्राउडली कहती है फाइनल ब्लो मेरा था, सो ऑब्वियसली विक्ट्री मेरी। हितोमुकी सॉफ्टली कहती है तुमने हमें बचाया। मडीना सरकास्टिक टोन में ताली बजाती है और डाना पर ब्लेम डालती है कि उसने हाना पर अटैक किया था। सीन टेंस हो जाता है, लेकिन क्योकोरो बीच में आता है बस करो, पहले खाना खाओ। सब टेबल पर बैठते हैं और खाना खाते हैं। क्योकोरो एक बाइट लेकर बोलता है वाओ, ये किसने बनाया। बाकी सब अग्री करते हैं कि टेस्ट अमेजिंग है। हितोमुकी मुस्कुराकर कहती है मैंने। डाना टीज करते हुए कहती है देखा, प्रॉपर हाउसवाइफ मटेरियल है। और फिर कैजुअली क्योकोरो से पूछती है क्या तुम किसी ऐसी लड़की को डेट करना चाहोगे जो खाना बनाना जानती हो। क्योकोरो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बात घुमा देता है, लेकिन डाना उसकी वाइब समझ जाती है और उसी टॉपिक पर वो अनाउंस करती है चलो फिर देखते हैं कौन बेस्ट कुक है, कुकिंग कंपटीशन टाइम। क्योकोरो तीनों को एक टेढ़ी नज़र से देखता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर मैंने इनका बना खाना खा लिया तो शायद मैं खुद भी पक जाऊं। उसे साफ दिख रहा था कि इनमें से किसी को भी कुकिंग की ज़रा भी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी मदीना और हाना उस कुकिंग कंपटीशन में उतरने का फैसला करती हैं और अगले दिन के लिए इंग्रेडिएंट्स जुटाने निकल पड़ती हैं। अगली सुबह मदीना रसोई में पहुंचती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ खाना बनाना शुरू करती है। पहले तो मांस काटती है,
फिर मसालों की जगह गलती से सोया सॉस और शुगर डाल देती है, और वो भी एकदम रैंडम क्वांटिटी में। उधर किकुरू को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो सीधा किचन में घुसता है और जो नज़ारा देखता है उसे देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है कि अब समझ आया बर्तनों में भी फीलिंग्स क्यों होती हैं, क्योंकि मदीना लिटरली पूरे सोया सॉस को मांस पर उड़ेल चुकी होती है। वो बाहर निकलता है और शॉक में देखता है कि दाना तो वेल्डिंग मास्क पहनकर मांस को आग में झोंक रही है। किकुरू जब उससे पूछता है कि तुम घर क्या रही हो, तो दाना कामली जवाब देती है, बस जल्दी पकाने की कोशिश कर रही हूँ। किकुरू के ब्रेन सेल्स उस पल ऑफिशियली सरेंडर कर देते हैं, और जब वो हाना की तरफ जाता है तो हाना पूरी ताकत से मांस को पीस रही होती है। उस पॉइंट पर किकुरू ऑफिशियली हार मान लेता है। कुछ घंटों बाद तीनों अपने अपने डिशेस प्राउडली उसके सामने रखती हैं, लेकिन जैसे ही किकुरू उन व्यंजनों से निकलती वियर्ड डार्क ऑरा देखता है, वो घबरा जाता है और लड़कियों से कहता है, तुम लोग पहले टेस्ट करो। लड़कियां थोड़ा ऑफेंड होती हैं लेकिन फिर मान जाती हैं, और जैसे ही वो पहला बाइट लेती हैं, अचानक बूम, उनके कपड़े लिटरली फट जाते हैं। किकुरू दंग रह जाता है, ये हुआ क्या? थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि खाना इतना अजीब था कि उनका मन उनके शरीर से बाहर निकल गया था। जब सब वापस नॉर्मल होते हैं, किकुरू मदीना से पूछता है कि उसने मांस का कौन सा हिस्सा पकाया था, लेकिन मदीना बस मुस्कुरा के कहती है, सीक्रेट। जिज्ञासु होकर हाना हितोमुकी से पूछती है और वहां से सारा राज खुल जाता है। वो मांस एक्चुअली किसी मॉन्स्टर का था। किकुरू बस चुपचाप आसमान की तरफ देखता है। कभी कभी नॉरेंस सच में ब्लिस होती है। अगले हफ्ते हितोमुकी और मदीना किकुरू के साथ जंगल में एक्सपेडिशन पर निकलते हैं। दूसरी तरफ दाना हाना के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन कर रही होती है। किकुरू बताता है कि आज का मिशन एक रेयर फ्लावर इकट्ठा करना है, ऐसा फूल जो अपने पोलन से साइलेंस इफेक्ट पैदा करता है। मदीना सोच में पड़ जाती है, मतलब अगर मैं उस फूल के पास गई तो बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन किकुरू इसे कैजुअल लेता है। रिलैक्स, कोई बड़ा मिशन नहीं है, मॉन्स्टर्स इन्वॉल्व नहीं है। वो हितोमुकी से कहता है कि आइज ओपन रखो, लेकिन जैसा हमेशा होता है हितोमुकी फिसल जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। मदीना तुरंत हेल्प के लिए आती है और हीलिंग स्पेल कास्ट करने की बात करती है, पर हितोमुकी मना कर देती है। मैंने एक रेयर हीलिंग टेक्निक सीखी है। किकुरू क्यूरोसिटी से देखता है और शॉक में पड़ जाता है जब वो अपने चक्रा से खुद को हील कर लेती है। किकुरू को एकदम मार्शल आर्ट्स फ्लैशबैक आता है। ये तो बिल्कुल ट्रेडिशनल टेक्निक जैसी लग रही है। वो पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मदीना एक्सप्लेन करती है कि वो एक वाइट मेज है और अपनी शक्ति सेक्रेड बर्ड वेनीस से लेती है, जो रिवाइवल एनर्जी का कंट्रोलर है। किकुरू और तभी याद आता है कि उस दिन उसने मदीना की वेस्ट पर एक बर्ड क्रेस्ट देखा था, लेकिन जब मदीना पूछती है कि उसे क्रेस्ट के बारे में कैसे पता चला, तो वो ऑकवर्डली झूठ बोल देता है। वो फिर हितोमुकी को वार्न करता है कि फूल इकट्ठा करते वक्त सावधान रहें, और मिशन शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब मदीना फूल इकट्ठा कर रही होती है, उसे पेड़ पर एक स्टफ बेकर लटकता दिखता है। वो डर के मारे पीछे हटती है और गलती से फूल के टॉक्सिक पोलन इनहेल कर लेती है। उसकी आवाज़ चली जाती है। अब चाहे जितना चिल्लाए कोई सुन नहीं सकता। वो हितोमुकी को सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन हितोमुकी को लगता है कि वो बस मज़े कर रही है, और वो भी हाथ हिला के आगे बढ़ जाती है। मदीना लिटरली रोने की हालत में आ जाती है। उसे याद आता है कि स्टफ बेकर को शाइनी चीज़ें पसंद है, तो वो अपनी मैजिक वॉन्ड देने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएचर पूरी तरह इग्नोर करके सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बाइंड कर देता है। उसके टेंड्रल्स मदीना को पकड़ लेते हैं और वो स्ट्रगल करती रहती है, पर जहरीले आहार की वजह से उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती। वो डर से कांप रही होती है, और जब हालात और बिगड़ने वाले होते हैं तभी किकुरू वहाँ पहुँचता है और बिजली की तरह उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद हितोमुकी भी वहाँ आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मदीना सच में खतरे में थी। किकुरू थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने हिदेमुकी पर पूरी तरह ट्रस्ट कर लिया था और अब उसे गिल्ट हो रहा है कि शायद वही गलती थी। जब वो मदीना के जख्म देखता है तो समझ जाता है कि वो खुद को हील नहीं कर सकती क्योंकि वो स्पेल्स पढ़ नहीं पा रही। तो किकुरू से कहता है तू बस शांत रहे, हम शहर पहुंचते ही सब ठीक कर देंगे। अब सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हिदेमुकी सॉफ्टली बोलती है कि उसे माफ कर दो, वो एक और हीलिंग टेक्निक ट्राई करना चाहती है। किकुरू थोड़ा कंफ्यूज सा एक ट्री के पीछे हाइड हो जाता है और तभी हिदेमुकी एकदम बोल्ड मूव लेती है। वो अपने कपड़े उतारती है और मदीना को हग कर लेती है। उसके मैजिक से कुछ ऐसा होता है कि मदीना की बॉडी में वार्मथ फैल जाती है और उसकी वॉइस वापस आने लगती है। मदीना पहले तो शॉक में होती है, पर फिर रियलाइज करती है कि हिदेमुकी ने सच में उसे हील कर दिया है। हिदेमुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि वो पहले मदद कर सकती थी लेकिन लेट हो गई। मदीना मुस्कुराकर कहती है तू बेस्ट हीलर है, तू सपोर्ट रोल के लिए बनी है, फाइटर बनने के लिए नहीं।
इमोशनल मोमेंट चलता है, लेकिन हिदेमुकी थोड़ा हर्ट फील करती है क्योंकि उसे मार्शल आर्टिस्ट बनना था। किकुरु उससे कहता है तू लड़ाई के लिए परफेक्ट नहीं है, तेरे पास ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो बैटलफील्ड पे काम नहीं आते। हिदेमुकी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है और सीन कट होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मदीना घर लौटती है रेस्ट लेने के लिए, लेकिन उसे पास्ट मेमोरी सताने लगती हैं। वो कोशिश करती है उन फीलिंग से निकलने की, लेकिन अंदर का कॉन्फ्लिक्ट उसे परेशान कर देता है। वो हेल्प के लिए पुकारती है, फिर रियलाइज करती है कि अगर बाकी सर्वेंट्स ने उसे ऐसे देख लिया तो सीन ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है। नेक्स्ट डे किकुरु गिल्ड पहुंचता है। वो पूछता है कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। उसे बताया जाता है कि वो मेडिकल चेकअप के लिए गई हैं। किकुरु को याद आता है कि पिछली बार तो डॉक्टर वही था। वो सोचता है नो वे, फिर से वही सीन रिपीट ना हो जाए, तो वो क्वाइटली बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी एचिन आती है और उसे डेट पर चलने के लिए कह देती है। किकुरु ऑकवर्ड हो जाता है। वो सोचता है कि यार ये मुझे प्रपोज कर रही है क्या। एचिन बोलती है आई लव यू, और भाई किकुरु तो पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। उसे लगता है कि लड़की को उसका सॉसेज पसंद आ गया है। डेनोइक स्टोरी भी करूंगा, डोंट वरी। वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीन फनी हो जाता है। वेन आके क्लैरिफाई करता है कि भाई वो तेरे और अपनी मॉम एनॉम के साथ डेट पर जाना चाहती है ताकि तू उसका नया डैड बन सके। एनॉम सुनते ही लिटरली टेबल पर अपना हेड मार देती है। व्हाट, मैं किकुरु से शादी नहीं करूंगी। किकुरु जमीन पर गिर पड़ता है पूरा एम्बैरेस्ड। लेकिन जब एनॉम अचानक बेहोश हो जाती है, किकुरु उसे गिल्ड क्लिनिक ले जाता है। क्लिनिक वाला सीन थोड़ा क्यूट है। एचिन कहती है कि एनॉम को फीवर है, इसलिए उसे हल्के कपड़े पहनने चाहिए। एनॉम मान जाती है, लेकिन बोलते कि कपड़े किकुरु बदलेगा। किकुरु समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत कर्टन खींच देता है ताकि कुछ विजिबल ना हो। वो टेंशन में याद करता है कि पहले एनॉम के साथ क्या ऑकवर्ड मोमेंट्स हुए थे और सोचता है कि शायद यही उसकी फेट है। एनॉम के कपड़े बदलने के बाद किकुरु कर्टन खोलता है और उसे सोर्ड पकड़े खड़ी देखता है। सीन ड्रामेटिक है लेकिन थोड़ा फनी भी है। वेन उसे बोलता है कि एनॉम का बॉडी टेम्परेचर चेक करो। किकुरु मजबूर होकर करता है क्योंकि एचिन बाहर भाग जाती है। किकुरु थोड़ा इमोशनल फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि एनॉम की आईज लिटरली कह रही हैं कि मुझे समझो, और वो खुद को रोक नहीं पाता। तभी एनॉम रियलाइज करती कि वो भी थोड़ा इमोशनल हो गई है और बोलती कि शायद उसे आराम चाहिए। किकुरु उसकी हेल्प करता है कामली और सरप्राइजिंगली अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेता है। एनॉम उसे सॉफ्टली थैंक्स कहती है और दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन स्वीट साइलेंस बनता है। तब भी हैसिन और रिजिमी अंदर आ जाती हैं और पूरा सीन गड़बड़ हो जाता है। रिजिमी किकुरु को थैंक करती है, लेकिन किकुरु उसे जल्दी बाहर ले जाता है ताकि कोई गलतफहमी ना हो जाए। बाहर रिजिमी बताती है कि उसे पिछले हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किकुरु के साथ जो किया था वो पकड़ा गया था। असल में असली डॉक्टर को याद नहीं था कि हैना का कप साइज कितना बड़ा था और इसी कंफ्यूजन की वजह से रिजिमी की जॉब चली गई थी। वो किकुरु को बताती है कि उसने उसकी पहचान गुप्त रखी है ताकि कोई इशू ना हो। इस बीच हैसिन रिजिमी को बाहर ले जाती है ताकि किकुरु और एनॉम अकेले बात कर सके। एनॉम थोड़ी नजर रखती है उन पर, लेकिन किकुरु कहते हैं बस अब आराम करो। दोनों में हल्की बहस होती है और फिर एक्सीडेंटली एनॉम उस पर गिर जाती है। सीन फनी है लेकिन थोड़ा रोमांटिक भी बन जाता है। जब हैसिन अंदर आती है, एनॉम हंसकर कहती है तू मेरे छोटे भाई जैसा है। कुछ दिनों बाद दो नए हंटर्स सेनलेक और नियो आते हैं। वो बताते हैं कि उनका एक साथी जंगल में गायब है क्योंकि वहां डेडली रिपल स्पाइडर घूम रही है। डाना को बुलाया जाता है क्योंकि वो इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए परफेक्ट है। किकुरु पूरी स्ट्रैटेजी एनालाइज करता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ, लेकिन सेनलेक डर जाता है और निकल जाता है। नियोमी कहता है कि किकुरु टैलेंटेड है पर स्पाइडर अनबीटेबल है। किकुरु हंस देता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो अपनी पूरी टीम को जंगल में ले जाता है पर डाना को अलग भेजता है ताकि बाकी गर्ल्स सेफ रहें। जाने से पहले वो हैना को वार्न करता है कि वो अपनी अनकंट्रोलेबल पावर यूज ना करे। डाना चलते चलते थोड़ा रिग्रेट फील करती है कि उसे रेस्क्यू टीम में क्यों भेजा गया, तो किकुरु कहता है क्योंकि तेरी अटैक पावर ही स्पाइडर की अलर्ट सेंस को कंफ्यूज करेगी। किकुरु अपनी टीम को बताता है कि उन्हें एक ओल्ड हंटिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। प्लान ये था कि वो स्पाइडर को ट्रिक करके बाहर निकालेगा और फिर उसे आग की लपटों से सराउंड करेगा। जैसे ही वो प्लान सेट करता है, उसके माइंड में एक थॉट आता है, बाकी लड़कियां सेफ होंगी ना, और कैमरा वहीं कट करता है दूसरी तरफ। वहां हितोमुकी बुरी तरह रिपेल स्पाइडर के वेब में फंस चुकी होती है और मदीना हैरान कि ये कैसे फंस गई, जबकि उसी ने तो हमें वार्न किया था कि स्पाइडर के बर्फ से दूर रहो। मदीना उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वेब इतना स्टिकी और सॉलिड होता है कि वो खुद ट्रैप हो जाती है। और आयरनी देखो, बाहर निकलने के चक्कर में वो गलती से ऐसा मूव कर देती है कि सीन थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है। उधर हैना ये पूरा मूवमेंट देखती है और शॉक रह जाती है, भाई ये क्या चल रहा है। पर सिचुएशन सीरियस थी, वो जल्दी से मैट निकालती है और वेब जलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डाना भी एक्शन में आ चुकी थी। वो स्पाइडर के जाले में आग लगा देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि स्पाइडर दूर से सब ऑब्जर्व कर रही है। कुछ सेकंड्स बाद ही स्पाइडर जंप करती है और फुल स्पीड में अटैक करती है। किकुरु इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लाइटिंग स्पीड में डाना को बचा लेता है, खुद जहरीला वार को झेलकर। अब फाइट इंटेंस हो जाती है। किकुरु वेपन निकालता है और काउंटर मूव करता है, लेकिन स्पाइडर के क्लॉज उसकी तरफ आते हैं और वो बेयरली बच पाता है।
वो डाना को चिल्लाता है, उठो, लाइट कंजोर करो ताकि हम इसे ट्रैप कर सके। लेकिन स्पाइडर की इनसेन स्पीड डाना को एम करने नहीं देती। जब वो फाइनली एक परफेक्ट एंगल पाती है, स्पाइडर मैजिक पूरा करने से पहले ही डॉज कर देती है। किकरू एनालाइज करता है, उसे पहले से पता था कि हम उसे ट्रैप करने वाले हैं। वो स्ट्रैटेजी बदलने ही वाला था कि स्पाइडर अचानक सामने आकर सरप्राइज अटैक करती है। एक पल में किकरू डाना को पुश कर देता है, खुद पॉइजन हिट खाकर उसकी जान बचा लेता है। डाना को दूसरा मौका मिलता है, वो एनर्जी गैदर करती है और पावरफुल स्ट्राइक से स्पाइडर को दूर भगा देती है। सीन ड्रामेटिक बन जाता है। किकरू जमीन पर गिरा है, बॉडी वीक है, आंखों में आंसू, और डाना उसे हिलाकर कहती है, प्लीज मरना मत। लेकिन किकरू स्टिल मोशनलेस। इमोशनल सीन बन जाता है। फिर अचानक डाना फेक रूमर फैला देती है कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, डेंडेनोइक स्टोरी भी करूंगा, डोंट वरी। और तभी किकरू लिटरली डेथ से उठ बैठता है। व्हाट द हेल, ये क्या है? सब स्टन्ड रहते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने एंटीडोट पहले ही ले लिया था जस्ट इन केस, लेकिन अभी भी उसके शरीर में नमनेस है क्योंकि पॉइजन हाई लेवल का था। डाना कहती है कि हमें सिटी लौटना चाहिए, लेकिन किकरू मना करता है, नहीं, अब डील फिनिश करनी होगी। ये स्पाइडर सिर्फ हमें नहीं, पूरे एरिया को थ्रेटन कर रही है। अगर आज नहीं तो कल सिटी इसका अगला टारगेट बनेगी। वो उठने की कोशिश करता है पर गिर जाता है, तो डाना प्रोटेक्शन के लिए बर्फ का एक मैजिक सर्कल बना देती है हीलिंग अटेम्प्ट में। किकरू थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि ये तू क्या कर रही है, और तभी उसे एहसास होता है कि डाना अपने सारे आर्मर उतार रही है। वो बोलती है कर्स नेम, और किकरू को याद आता है ये रेयर कंडीशन होती है जहां किसी के नाम से स्पेल एक्टिव होता है। डाना के कर्स नेम का मीनिंग था पॉइजन, इसलिए वो उसी एनर्जी से उसका टॉक्सिन न्यूट्रलाइज करना चाहती थी। किकरू समझ जाता है कि इसी वजह से डाना कभी सिक नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल एंटीडोट है। वो पूछते हैं तुम्हें ये कैसे पता? किकरू कैजुअली झूठ बोलता है, टीवी में देखा था। फिर डाना बोलती है, पॉइजन के बाकी से निकालने से पहले मुझे तुम्हारे बॉडी फ्लूइड्स एब्जॉर्ब करने होंगे और स्किन कांटेक्ट जरूरी होगा। किकरू स्टन्ड रह जाता है, वेट क्या? लेकिन नम होने के बावजूद वो कहता है, ठीक है, डू इट फास्ट। जैसे ही वो प्रोसेस शुरू करती है, किकरू की बॉडी रिकवर होने लगती है। कुछ देर बाद वो फिर से फुल पावर में आ जाता है, लिटरली बैक टू फुल स्ट्रेंथ। वो उसे थैंक्स बोलता है। डाना थोड़ा ब्लश करती है, लेकिन टॉपिक बदल देती है, अब स्पाइडर को कैसे हराएंगे? किकरू कामली बोलता है, उसे पकड़ने के लिए वही ट्रैप इस्तेमाल करेंगे जो पहले बनाया था, और फिर एक परफेक्ट लोकेशन सजेस्ट करता है। उधर हाना और बाकी टीम नोमा को फाइनली ढूंढ लेती है। मेडिना हीलिंग शुरू करती है और बताती है कि वो रेड मैज होने के बावजूद वाइट मैजिक भी कर सकती है, लेकिन स्पाइडर का वेनम बहुत स्ट्रांग था। नोमा सबसे माफ़ी मांगती है, मुझे ढूंढने में तुम्हें इतनी परेशानी हुई, पर हितोमुखी कहती है, कोई बात नहीं, वी आर अ टीम। सीन थोड़ा कॉमिक बनता है क्योंकि नोमा इंसिस्ट करती है कि सबके कपड़े फटे हैं और वो उन्हें नए देने की जिद करती है। पहले के फाइट में हितोमुखी और मेडिना वेब में फंस गए थे। हना ने वेब जलाया और उस प्रोसेस में उनके कपड़े जल गए। फिर वो लिक्विड वेब वाले गड्ढे में गिर गए। पूरा मेसी सीन। मेडिना जब उसे याद करती है तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका आर्मर कब स्लिप हो गया। सेम डे आफ्टरनून किकुरू और दाना शीशोर शेल्टर पहुंचते हैं। दाना थोड़ा ब्लश करते हुए सोचती है, क्या वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता है? लेकिन किकुरू कहता है, नहीं, इस शेल्टर को ट्रैप की तरह यूज करेंगे। वो एक प्रोटेक्टिव टैलिस्मन तोड़ देता है, जिस पर दाना भड़क जाती है, ये तो मॉन्स्टर्स को रोकता है। वो कामली समझाता है, प्लान के लिए स्पाइडर का आना जरूरी है। फिर वो दाना को कहता है, कैबिन को फायर में सेट करो। दाना शॉक में, तू सच में सीरियस है? लेकिन किकरू डिटरमाइंड है। जैसे ही वो वेब्स जलाता है, उसे स्पाइडर की प्रेजेंस फील होती है। स्पाइडर हमला करती है, लेकिन वो एजाइल मूव से बच जाता है। उसे एहसास होता है कि स्पाइडर ने उसे टारगेट इसलिए किया क्योंकि वो घायल था। थैंक गॉड उसने पहले ही दाना को इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि अपनी अटैक पावर तैयार रखे ताकि स्पाइडर को ल्योर किया जा सके। स्पाइडर फ्यूरियस होकर झाड़ियों से बाहर आती है कि कुरू ट्रीज पर जंप करता है, अटैक्स डॉज करता है। एकदम सिनेमैटिक फाइट चलती है। उधर दाना आइस क्लोज करके पावरफुल चांट तैयार करती है, जैसे किकुरू ने बताया था। वो प्रेशर में भी काम रहती है, बस उसे सिग्नल का इंतजार है। मीनवाइल किकुरू पूरी तरह घिर चुका है, ब्लड से लथपथ, फिर भी लड़ रहा है। आखिरी पल में किकुरू अपनी परछाई को ध्यान से देखता है और उसी को ट्रिक की तरह यूज करके स्पाइडर के डेडली अटैक से बच निकलता है। लेकिन अगले ही सेकेंड स्पाइडर उसके पीछे लगे मिरर को तोड़ देती है और आग की लपटों में घिर जाती है। फायर। वो पल इतना इंटेंस था कि उसकी एक आंख भी जलकर निकल जाती है। कुछ देर पहले किकुरू ने कैबिन के अंदर आग लगाते हुए समझाया था कि बैकड्राफ्ट असल में काम कैसे करता है, यानी जब आग बंद जगह में ऑक्सीजन खींचकर ब्लास्ट करती है। लेकिन दाना अभी भी सोच रही थी कि क्या उसकी फ्लेम सिर्फ ड्रामा और फायर मैजिक दिखाने के लिए है या प्लान का हिस्सा भी है। तभी किकुरू मौका पाकर स्पाइडर के कुछ लेग्स काट देता है। डैम क्लीन मूव। अब वो दाना को इशारा करता है और कहता है अब। फौरन दाना अपना एडवांस्ड फ्लेम स्पेल एक्टिवेट करती है और देखते ही देखते वो जाइंट स्पाइडर कोल में बदल जाती है। लिटरली ब्लैक एशेस, फायर। किकुरू लकीली एक बड़ी रॉक के पीछे जंप मार देता है।
इसलिए ब्लास्ट का इम्पैक्ट उसे नहीं लगता। कुछ सेकंड्स बाद दाना एक चेयर पर आती है अपने बर्न्ट क्लोथ्स के साथ और किकुरु एग्जॉशन में उस पर गिरकर सांस लेता है। वहाँ वो उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसका ब्लैडर फुल है। सीन थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन फनी बन जाता है। रात को अजुमे दाना अपनी डायरी में पूरे दिन की घटना लिखती है, कैसे वो हितोमुखी के साथ ट्रैप में फंसी थी और उस मोमेंट में उसे कितना हीट महसूस हो रहा था। फिर वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कुछ अजीब से थॉट्स के साथ, टिपिकल एनिमे डायरी वाइब। अगले दिन किकुरु स्पाइडर के जहर से लगी चोटों के बाद बहुत एग्जॉस्टेड फील करता है। जैसे ही वो आराम करने सोचता है, हितोमुखी आ जाती है वरीड एक्सप्रेशन के साथ। वो उसके लिए होममेड खाना और टी लाई होती है। जैसे ही वो देखती है कि किकुरु की हालत इतनी बुरी नहीं, वो थोड़ा टीज करते हुए पूछती है, तो स्पाइडर को हराने का क्रेडिट दाना को देना चाहिए ना? किकुरु हंसकर मान जाता है, हाँ लास्ट हिट तो उसी ने मारी थी। हितोमुखी फिर कहती है, चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, और कुछ ही देर में दोनों मार्केट प्लेस पहुंच जाते हैं। वो बताती है कि उसे कुछ ग्रोसरीज लेनी है, फिर दुकानदारों से बातें करती है। सरप्राइजिंगली सब लोग उसकी हेल्प करते हैं और उसे फ्री में चीजें देते हैं, क्योंकि उसने पहले उनके काम में मदद की थी। किकुरु थोड़ा शॉक्ड होता है, मैं 10 साल से इस टाउन में हूं और ये लड़की 1 महीने में सबका फेवरेट बन गई। लेकिन तभी वो आसपास के लड़कों की क्रीपी नजरों को नोटिस करता है और सोचता है अब इनका गेम ओवर है। हितोमुखी फिर दुकानदारों को इंट्रोड्यूस करती है, ये हमारे टाउन के गार्डियन हैं किकुरु, और सबका रिएक्शन बदल जाता है, रिस्पेक्ट मोड। वो उसे फ्री सामान देते हैं और टाउन की सेफ्टी के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर पहली बार किकुरु सॉफ्टली कहता है, शायद मुझे लोगों से ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो दोनों पार्क पहुंचते हैं जहां कुछ किड्स खेल रहे होते हैं। बच्चे हितोमुखी को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे गेम में विलेन की रोल निभाने को कहते हैं। वो हंसते हुए मान जाती है, लेकिन तभी एक बच्चा गिर जाता है। वो फौरन दौड़कर उसे पकड़ लेती है। सीन प्यारा लगता है, लेकिन अगले ही मोमेंट बच्चे उसे प्रैंक से पानी में भिगो देते हैं। शाम को हितोमुखी शिकायत करती है, ये बच्चे पहले इतने स्वीट थे, अब शैतान बन गए हैं। किकुरु कैजुअली कहता है, प्रॉब्लम तुम हो। फिर वो पूछता है, तुम मुझे टाउन में घुमाने क्यों लाई थी? वो जवाब देती है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम उन लोगों को याद रखो जिन्हें तुमने बचाया है, ताकि जब रिटायर हो तो मुस्कुराते हुए कर सको। किकुरु इस बात से थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो सिर हिलाते हुए कहता है, शायद सच में मैं ही था जो लोगों से दूर भागता रहा। फिर उसके सर पर हाथ रखता है और सॉफ्टली बोलता है, मैंने कभी नहीं कहा कि गार्ड की जॉब बेकार है। हितोमुखी हल्की मुस्कुराहट देती है, लेकिन किकुरु अचानक सीरियस होकर कहता है, रिटायरमेंट? नॉट येट, मेरी टीम को अभी बहुत ट्रेनिंग चाहिए। वो हंसता है, अब मुझे लोगों की मुस्कान बचाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। घर पहुंचकर हितोमुखी डिनर बनाने लगती है। वो पूछती है, साइड डिश में क्या चाहिए? किकुरु उसकी एप्रिन की तरफ देखता है और चीकिली बोलता है, हैम चलेगा। कुछ दिन बाद किकुरु फिर जंगल में मॉन्स्टर्स हंट कर रहा होता है। बिना किसी स्ट्रगल के उन्हें गिरा देता है। वो कहता है, काफी टाइम हो गया बो इस्तेमाल किए हुए, अब तो ज्यादातर फाइट्स इन लड़कियों की वजह से होती हैं। हितोमुखी मॉन्स्टर्स की बॉडीज के पास बैठकर शांति से उनके लिए प्रेयर करती है, जबकि नोमा शॉक्ड एक्सप्रेशन में उन्हें देखती है। वो कहती है, इतने सारे मॉन्स्टर्स, अनबिलीवेबल स्पीड। किकुरु कैजुअली जवाब देता है, हमारे टीम की यही नॉर्मल स्पीड है। नोमा वही गार्ड है जो रिपेल स्पाइडर के अटैक में फंसी थी और उसी की वजह से मित्सुकी और बाकी बच पाए थे। अब वो किकुरु के टीम के साथ रहकर और सीखना चाहती है। वो मॉन्स्टर्स की बॉडीज देखती है और सॉफ्टली कहती है, किकुरु जो करता है उसे कॉपी करना आसान नहीं, लेकिन ज़रूरी है। किकुरु उसे देखता है और सोचता है, शायद इसमें भी कोई फ्लॉ होगा जैसे हम सब में है। तीनों आगे बढ़ते हैं। हितोमुखी आगे आगे लीड कर रही होती है। रास्ते में किकुरु नोमा से पूछता है, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम था, फिर हमारे साथ क्यों जुड़ी? नोमा जवाब देती है, क्योंकि मेरे टीम ने मुझे स्पाइडर से बचाने में फेल कर दिया था और वो ट्रेनिंग के बहाने टाउन छोड़ गए। वो आगे कहती है, शायद वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि स्पाइडर को आखिर में तुमने मारा था। ये सुनकर किकुरु गुस्से से बोल उठता है, उन लोगों को तो पूरी आज़ादी मिल गई है अपने मन की करने की, और मैं यहाँ इन गलतियों की सज़ा भुगत रहा हूँ जो मेरी थी ही नहीं। हितोमुखी उसे शांत करती है, रिलैक्स, मैं और मेहनत करूंगी। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो कितनी एक्सीडेंट प्रोन है और वो खुद ही घबराने लगती है। कुछ ही देर में नोना उसकी स्काउटिंग स्किल की तारीफ करती है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं। अचानक हितोमुखी जमीन पर कुछ वाइब्रेशन फील करती है, वेट, नीचे कुछ मूव कर रहा है, और अगले ही सेकेंड वो होमलेस स्नेक्स की ट्रैप में गिर जाती है।
जहां मोरी और उसकी टीम एक क्रीपी लुकिंग स्नेक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी उन सांपों में से एक मोरी की साथ ही नोमा के चारों तरफ लिपट जाता है और इमेजिन करो उसके दूध निकालने वाले तंतु से उसका माना एब्जॉर्ब करने लगता है। उस सांप का दूसरा सिर सीधे नोमा को पकड़ लेता है, जिससे किकुरु कुछ भी करने से डरता है, क्योंकि अगर उसने एक गलत मूव किया तो नोमा को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन यहीं पर नोमा की जीनियस माइंड काम करती है। उसे याद आता है कि रेप्टाइल्स यानी सांप ठंड के प्रति वीक होते हैं। बस फिर क्या था, उसने तुरंत आइस मैजिक का इस्तेमाल किया और उसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया। किकुरु को बस सिग्नल मिला और उसने एक पावरफुल हिट से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। सीन लिटरली गूज बम्स वाला है। इसके बाद नोमा किकुरु को फिर से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जबकि हिदेमुकी गिल्ड में कहता है कि वो तो वेट टिश्यू जितना भी यूजफुल नहीं था। किकुरु हंसते हुए नोमा की क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है और हिदेमुकी भी अग्री करता है। लेकिन टिपिकल टैलेंटेड पीपल की तरह नोमा खुद से थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहती है। वो बोलती है कि उसके सारे स्किल्स अधूरे हैं और इसलिए वो हमेशा फाइनल अटैक किसी और को करने देती है। किकुरु तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम बाकी सबसे कहीं बेटर हो। ये सुनकर नोमा हल्के से ब्लश कर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है थैंक्स मुझे अपने साथ लड़ने देने के लिए। उसकी शाई स्माइल देख के किकुरु थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और सोच में पड़ जाता है काश ये मेरी टीम में होती। इधर किकुरु खुद से परेशान है कि उसकी लक इतनी खराब क्यों है। वो अपने यूजलेस टीममेट्स की तुलना गेशा पुल में हुए अपने बैड परफॉर्मेंस से करता है। वो इमेजिन करता है कि अगर नोमा उसके साथ एडवेंचरस जर्नीज करे तो शायद वो जिंदगी मिल जाए जो वो हमेशा चाहता था। किकुरु डीप थॉट में खोया हुआ था। तभी नोमा सॉफ्टली पूछती है हे यू ओके, और वो झट से कह देता है या आई एम फाइन। फिर हिदेमुखी बोलता है कि उसकी टीम के लोग नोमा से इतना केयर करते हैं कि वो उसके लिए और स्ट्रांग बनना चाहते हैं। लेकिन नोमा कैजुअली कहती है कि लड़का होकर भी सुरक्षित रहना थोड़ा वियर्ड लगता है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, स्पेशली किकुरु का, जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन उस डिनायल की कीमत उन्हें देनी पड़ती है। मड मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। किकुरु झट से पीछे हटता है, एक मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है और देखता है कि नोमा ने भी दूसरे को डिफीट कर दिया है। हमेशा की तरह नोमा खुद को फिर से ब्लेम करती है कि वो हिदेमुखी को नहीं बचा पाई, लेकिन किकुरु बोलता है कि तुम बेबस नहीं हो, तुम में हमसे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है। उसकी बात सुनकर नोमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर से उस पर ट्रस्ट करने लगती है। बाद में नोमा किकुरु को थैंक यू बोलती है और थोड़ी ऑकवर्डली बोलती है कि वो उसके साथ कभी कभी रहना चाहती है। उसे मास्टर कहकर बुलाती है। किकुरु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन एग्री कर लेता है। थोड़ी देर बाद नोमा बताती है कि फेरी रेल्म के मेल्स और फीमेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं। किकुरु को यकीन ही नहीं होता क्योंकि नोमा उसे अब तक के किसी भी मेल फेरी से ज़्यादा फेमिनिन लगती है। एक दिन किकुरु फील्ड्स में एनॉम से मिलता है और बताता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं है। वो उसकी रिपोर्ट लिखती है और उसे थैंक्स बोलती है। तभी उसे याद आता है कि उसे वो कैबिन रिपेयर करनी थी जिसे उसने और डेना ने जला दिया था। एनॉम फिर रिजिमी को बताती है कि उन ओल्ड काउस की स्कल्स लाइफ भर बढ़ती रहती हैं और उनका मिशन है उन स्कल्स को ट्रिम करना ताकि वो ठीक से देख सकें। जब वो लोग काम शुरू करते हैं, एक गाय रिजिमी के पास प्लेफुल बिहेवियर दिखाती है और एनॉम उसे सावधान रहने को कहती है। रिजिमी को समझ नहीं आता कि एनॉम क्या बोल रही है क्योंकि उसके शरीर पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो काउस को अट्रैक्ट करे। किकुरु दूर से ये सब देखकर सोचता है काश मैं उस गाय की जगह होता। एनॉम रिजिमी से मदद मांगती है और वो उसे बचा भी लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो लोग स्कल फ्रैगमेंट्स इकट्ठे कर रहे थे, एनॉम किकुरु से बात करती है। उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी बॉडी को स्पाइडर के खिलाफ ज़्यादा स्ट्रेन किया। किकुरु खुद को ब्लेम करता है कि अगर मैंने पहले जंगल अच्छे से सर्च किया होता तो ये सब नहीं होता। इतने में रिजिमी उनकी बात सुन रही होती है और एक ओल्ड काऊ की स्कल तराशते वक्त उसका हाथ चोटिल हो जाता है। वो दर्द से चीखती है और बस सब गड़बड़ हो जाता है। गायें पूरी तरह डिस्टर्ब दिखती हैं और एनॉम और रिजिमी को गिरा देती हैं। रिजिमी फिर से चिल्लाती है और अब आसपास की सारी गायें अलर्ट हो जाती हैं। वो गुस्से में आ जाती हैं और एनॉम पर अपने हॉर्न से अटैक करने लगती हैं। किकुरु तुरंत नाइफ निकालता है और चिल्लाता है अब बनाओ हैम आउट ऑफ देम, लेकिन एनॉम उसे रोक देती है। रुको, ये दूसरे मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है। रिजिमी जल्दी से कुशन पहन लेती है ताकि वो खुद को बचा सके और अब सारी गायें उसी पर टूट पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद किकुरु और उसकी मॉम के लिए लंच टाइम होता है और वहाँ एक ऑकवर्ड सीन दिखता है। वो उसे देख लेती है और किकुरु जल्दी से अपनी शर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन सीन ऐसा लगता है जैसे दोनों किसी रोमांटिक सिचुएशन में फंस गए हों। डेड। और वहीं से कंक्लूजन निकलता है कि किकुरु ने लिटरली लंच टाइम शुरू कर दिया है।
कुछ दिनों बाद किकुरु अपनी टीम को जंगल के और अंदर लेकर जाता है ताकि मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी टेरिटरी बढ़ाई जा सके और फ्यूचर में रिपेल स्पाइडर जैसी घटनाएं रोकी जा सके। लेकिन हमेशा की तरह टीम की एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है और वही पुरानी यूजलेस रूटीन फिर रिपीट हो जाती है। तभी हाना अचानक फ्यूरियस मोड में चली जाती है और आसपास के मॉन्स्टर्स को एक झटके में खत्म कर देती है। गिल्ड में वापस आने के बाद हिदेमुकी फिर से माफ़ी मांगता है कि वो किसी काम का नहीं निकला, लेकिन किकुरु खुद को ब्लेम करता है कि उसने उन्हें जंगल में इतनी गहराई तक जाने दिया। डेना उसे चीयर अप करने आती है, लेकिन उसकी टोन थोड़ी होपलेस होती है। किकुरु सोचता है कि उसकी टीम में हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है। कोई स्किल्ड है पर अनरिलायबल है, कोई पावरफुल है पर अनकंट्रोलेबल है। नोमा यूजफुल है, लेकिन वो उसके ऊपर बाकी टीम की जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। दूसरी तरफ हाना एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है, जिसकी लड़ाइयाँ मॉन्स्टर्स के साथ साथ टीममेट्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। हेरी। काफ़ी सोचने के बाद किकुरु सबको विदा कर देता है और कहता है कल अकेले ट्रेनिंग करना। बाकी लड़कियां तो खुश हो जाती हैं, लेकिन हाना अपसेट फील करती है। वो अकेली एनॉम के पास जाती है और पूछती है क्या किकुरु मुझसे नफरत करता है। और बस यहीं से कहानी फिर से इमोशनल मोड़ ले लेती है, जहां एनॉम हाना से पूछती है कि क्या हुआ है। हाना थोड़ी उलझन में लगती है। उसे शक होने लगता है कि शायद किकुरु उससे जानबूझकर बच रहा है। वो सोचने लगती है आखिर ऐसा क्यों है, मैंने तो एक्सप्लोरेशन में इतना कंट्रीब्यूट किया है, फिर भी वो मुझसे दूर क्यों है। उसी वक्त रिजमी गिल्ड के रिसेप्शन एरिया में एंट्री करती है, लेकिन जैसे ही वो आती है वो हाना की मिल्की ऑरा से इतना ओवरवेल्म्ड हो जाती है कि तुरंत पीछे हट जाती है। दुर्भाग्य से हिदेमुकी की ऑकवर्ड प्रेजेंस पूरा वाइब खराब कर देती है और माहौल अचानक डल हो जाता है। उनके जाने के बाद हाना सॉफ्टली एनॉम से पूछती है क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे किकुरु मुझसे नफरत करने लगा है। एनॉम थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। बाद में जब किकुरु गिल्ड पहुंचता है तो एनॉम उसे सब कुछ बता देती है। किकुरु शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच लेता है कि अब वक्त आ गया है कि वो हाना से खुलकर बात करे। जाने से पहले वो हाफ जोकिंगली एनॉम से कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी राख इकट्ठा कर लेना। फिर वो हाना के घर वालों से मिलता है और कहता है कि अब उन्हें हाना को उसकी फ्रेंजी मोड के बारे में सच बताना चाहिए। लेकिन वो लोग डरते हैं और कहते हैं कि अगर उसे सच्चाई पता चली तो उसे लगेगा कि हम हमेशा से उसे धोखा देते आए हैं। किकुरु फिर भी पीछे नहीं हटता। वो जोर देकर कहता है कि हाना को अपनी असली हालत जान लेनी चाहिए ताकि वो लड़ाई के लिए तैयार हो सके। वो आगे समझाता है कि हाना का स्किल बहुत पावरफुल है, लेकिन डेंजरसली अनकंट्रोलेबल भी है। उसका एक सर्वेंट मजाक में बोल देता है अब तो हम उसकी प्यारी पिक्स नहीं ले पाएंगे। किकुरु इग्नोर करता है और उन्हें एक वीडियो टेप दिखाता है जिसे उसने डेना की हेल्प से रिकॉर्ड किया था। वो कहता है इस टेप में हाना की फ्रेंजी मोड की रियल फुटेज है और मैं उसे खुद दिखाने वाला हूँ। सर्वेंट्स थोड़े डर जाते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि अगर वीडियो देखने के बाद हाना कुछ भी तोड़ेगी तो नुकसान की भरपाई वो करेंगे। कोई ऑप्शन ना बचने पर किकुरु खुद हाना को कॉल करता है, पूछता है कि क्या वो फ्री है और फिर उसे अपने घर आने के लिए कहता है मुझे तुमसे अकेले में कुछ सीरियस बात करनी है। कॉल कटते ही हाना कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है किकुरु उसे अचानक क्यों बुला रहा है। वो जल्दी से नहाती है, एक ड्रेस पहनती है और तैयार होकर उसके घर पहुंचती है। जैसे ही किकुरु दरवाज़ा खुलता है उसे इंस्टेंटली हाना की फ्रेग्रेंस महसूस होती है, एकदम फ्लोरल और प्लेजेंट। हाना मुस्कुराते हुए उसे अपनी बनाई हुई कुकीज़ देती है और कहती है अभी तक टेस्ट नहीं की, उम्मीद है अच्छी होंगी। किकुरु थोड़ा डर जाता है, उसे कुकीज़ में डेथ ऑरा महसूस होती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो देखने में बिल्कुल फाइन लगती हैं। किकुरु सीधे मुद्दे पर आता है, उसे वो टेप दिखाता है और कहता है ये देखने के बाद पागल मत हो जाना, ओके। हाना हंस देती है, बोलती है क्या हॉरर मूवी दिखाने वाला है। फिर क्यूरियस होकर सोचती है कि शायद यही वजह है कि उसने उसे बुलाया है। किकुरु नर्वस होकर एक सिप लेता है और टेप प्ले करता है और बस जैसे ही स्क्रीन पर हाना दिखती है किकुरु लिटरली स्पाइडरमैन स्टाइल पीछे उछल जाता है। वीडियो में हाना की रैम्पेज फुटेज चल रही होती है, वो सब तोड़फोड़ कर रही होती है। वो डिसबिलीफ में बोलती है ये झूठ है, लेकिन किकुरु कामली कहता है नहीं यही सच है, फ्रेंजी के दौरान तुम ऐसी ही हो जाती हो। टेप में आगे वो मोमेंट आता है जहां हाना किकुरु के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और ये देखकर हाना पूरी तरह शर्म से लाल हो जाती है। वो गुस्से में उस पर झपटती है और अपने मिल्क अटैक से उसके कान ढकने की कोशिश करती है। किकुरु बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि लगभग उसे चोक कर देती है। आखिर में किकुरु किसी तरह कुकी जार पकड़कर उसके मुंह में ठूस देता है और बस उसी पल उसका फ्रेंजी मोड ब्रेक हो जाता है। वो धीरे धीरे काम होती है और एनर्जी खो देती है। किकुरु जल्दी से उसे संभाल लेता है और कुछ देर बाद उसे कपड़े लाकर देता है ताकि वो चेंज कर सके। थोड़ी देर बाद दोनों बैठकर बात करते हैं।
हाना बताती है कि वो पहली बार किकुरु से अपने स्ट्रिक्ट पिता की वजह से मिली थी, जो हमेशा किकुरु की तारीफ करते थे कि वो पूरे शहर का सबसे स्ट्रांग आदमी है। धीरे धीरे हाना उसे पसंद करने लगी, सच कहे तो प्यार करने लगी थी। अब उसे गिल्ट होता है कि उसके अनकंट्रोलेबल पावर्स की वजह से वो किकुरु को हर्ट कर रही थी। वो रो पड़ती है। वो बोलती है कि उसके फैमिली मेंबर शायद अब उससे नाराज हैं, लेकिन तभी सर्वेंट्स आकर उसकी बात काटते हैं। उन्होंने वी लव हाना लिखी हुई शर्ट्स पहनी होती हैं। किकुरु मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, सच तो ये है कि मैं चाहता था तुम ये वीडियो देखकर अपने फ्रेंजी को ख़त्म करो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंट्रोल करना सीखो। हाना चिंतित होकर कहती है, लेकिन इससे तुम्हें चोट लग सकती है। किकुरु कामली जवाब देता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम इसे समझदारी से यूज़ करना सीखो। वो समझाता है कि फ्रेंजी असल में एक माइंड इंटॉक्सिकेशन स्टेट है, लेकिन अगर वो इसे कंट्रोल कर ले तो ये प्योर पावर बन सकती है। तुम्हें बस इसे हैंडल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। हाना धीरे से कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। किकुरु हंसते हुए कहता है, जितना चाहो परेशान कर लो, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि किकुरु कुछ रोमांटिक बोलने वाला है, लेकिन वो कहता है रिस्पेक्ट। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन किकुरु फिर कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रशंसा के लायक बन जाऊँ। गुस्से में हाना कहती है, तो फिर मुझसे लड़ो। किकुरु मुस्कुराते हुए मान जाता है और हाँ, वो उसे अच्छे से धुलाई कर देती है। रात में हाना फिर उसे कॉल करती है, माफ़ी मांगती है कि उसके कपड़े ज़्यादा पहन लिए और कहती है, मैं तुम्हें नए कपड़े दिला दूंगी। किकुरु कैजुअली बोलता है, नो वरीज, रख लो। वो ब्लश करती है और धीरे से उसकी रास्पबेरी पाई जैसी खुशबू महसूस करती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी मीट छुपकी उसकी पिक्चर्स ले रही हैं, जैसे चर्च और टेम्पल के फॉलोअर्स आपस में कम्पीट करते हों। उसी वक्त जंगल में डाना और मेडिना में रिलीजियस लड़ाई शुरू हो जाती है। लकीली किकुरु और नोमा बीच में आकर उन्हें अलग करते हैं। जब किकुरु पूछता है कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी, मेडिना बताती है कि डाना ने उसके पसंदीदा नॉवल का एंडिंग स्पॉइल कर दिया था। किकुरु फेस पाम करता है और कहता है, सीरियसली, बस इतनी सी बात? वो डाना को माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन डाना हंसते हुए बोलती है, मैंने झूठ बोला था, वो किताब तो मैंने पहले ही पढ़ ली थी। मेडिना फिर भी नखरे दिखाती है और सोचती है कि नोमा अब उसे वियर्ड समझेगा। वो जल्दी से बोलती है, मैं पागल नहीं हूँ, सीरियसली। नोमा हंसते हुए कहता है, रिलैक्स, मैं ऐसा नहीं सोचता, बस अगली बार सराउंडिंग्स पे ध्यान देना। दोनों थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, सोचते हैं कि आखिर मेडिना उन्हें इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है। तभी किकुरु को पता चलता है कि नोमा दरअसल रेड विजर्ड्स की एक मेंबर है, जो चर्च और टेम्पल के बीच मीडिएटर का काम करती है। किकुरु हंसते हुए कहता है कि नोमा तो मेडिना के लिए एक परफेक्ट मॉडल है, बस फर्क इतना है कि वो मेल है। ये सुनते ही डाना थोड़ी शॉक में आ जाती है और सीधा नोमा से पूछ लेती है कि क्या ये सच है। लेकिन मेडिना जो सिचुएशन समझ ही नहीं पाती, डाना को रूट बोल देती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन बस कुछ ही पल बाद मेडिना की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि नोमा कंफर्म करती कि हाँ, वो एक लेडी बॉय है। मेडिना लिटरली आइडेंटिटी क्राइसिस में चली जाती है, पर खुद को संभालने की कोशिश करती है और कहती है, फाइन, मैं इसे एक नॉर्मल लड़की की तरह ही बिहेव करूंगी। लेकिन तभी अचानक बैकग्राउंड में मॉन्स्टर अटैक का अलार्म बज उठता है। किकुरु तुरंत एक्शन में आता है और वहां पहुंचता है। तभी एक क्रीपी सा प्लांट मॉन्स्टर डाना की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, पर नोमा अपनी जान दांव पे लगाकर उसे पुश करके बचा लेती है और खुद फंस जाती है। अब मॉन्स्टर्स उसका ह्यूमिलिएशन शुरू कर देते हैं, उसका सारा एनर्जी चूसने लगते हैं। मेडिना गुस्से में डाना से कहती है, मार दो इन्हें, पर डाना हेजिटेट करती है, क्योंकि ऐसा करने से नोमा को भी हर्ट हो सकता है। वो एक स्टोन उठाती है और थ्रो करती है, पर बैड लक से वो नोमा को ही लग जाता है। नोमा पूरी कोशिश करता है अपनी आवाज़ दबाने की, ताकि बाकी मॉन्स्टर्स अलर्ट ना हो जाएं। सब थोड़े टेंस हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि किकुरु का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि शर्ली उसने इतना नॉइस तो सुन ही लिया होगा। लेकिन उससे पहले दूसरे मॉन्स्टर्स आ धमकते हैं और सीधा लड़कियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे किकुरु वापस उस जगह पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर्स लिटरली सबकी एनर्जी ऐसे चूस रहे होते हैं जैसे सक्यूबस चैनल के एक्सट्रीम सीन्स चल रहे हों। किकुरु फौरन अपने अटैक से सारे क्रीचर्स को ख़त्म कर देता है और उन्हें प्योर डिस्ट्रक्शन से बचा लेता है। जब सबको होश आता है, नोमा सॉफ्टली माफ़ी मांगती है कि उसने सबको ट्रबल में डाल दिया, लेकिन किकुरु पूरा ब्लेम खुद पर ले लेता है। कहता है, ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन था, गलतियाँ होना नॉर्मल है। नोमा थोड़ा गिल्टी फील करती है और कहती है कि उसे डर है उसने सबको अनकंफर्टेबल कर दिया, लेकिन डाना उसे हंसते हुए कहती है, डोंट वरी, किकुरु का हीरोइक एंट्री तो सबके दिमाग में प्रिंट हो चुका है। किकुरु इरिटेशन में बोल उठता है कि उसने मेडिना की स्टूपिड क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कुछ नहीं देखा था, लेकिन डाना चीकली बोल देती है, बस छुआ था। अब जब किकुरु डिनाइल में कुछ नहीं कहता, मेडिना उसे घूरती है और डिसगस्टेडली बोलती है, यूर ग्रॉस।
कुछ देर बाद बैटलफील्ड में किकरू इनोमे को हाना की फ्रेंजीड स्टेट दिखाता है और बताता है कि उस हालत में हाना के अटैक से बचने के लिए उसे लिटरली अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। हाना अचानक उस पर जंप करती है और उसकी बोन्स ऑलमोस्ट क्रश कर देती है, लेकिन इनोमे अपनी लुलाबाई गुनगुनाती है और हाना वहीं सो जाती है। इनोमे हैरान रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि किकरू जैसे एक्सपीरियंस फाइटर हाना से इतना स्ट्रगल कर रहा है। किकरू कामली जवाब देता है, एक्सपीरियंस में सिखाया है, बिना दुश्मनी वाले एनिमी सबसे डेंजरस होते हैं। फिर इनोमे बोलती है कि भले ही हाना ने मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट इतने किल्स किए हों, लेकिन उसे पार्टी के बाहर काम नहीं करना चाहिए। फिर वो थोड़ा टीजिंग टोन में पूछती है, वैसे हाना तुमसे इतना प्यार क्यों करती है? किकरू ऑकवर्डली कहता है, अरे वो बस एडमिरेशन है। इनोमे मुस्कुराती है और समझाने की कोशिश करती है कि ये फीलिंग्स फ्रेंडशिप से थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन किकरू जिसे पहले ही सिन ने इमोशनली हर्ट किया था, सिंपली मान लेता है कि हाना बस उसका बहुत रिस्पेक्ट करती है। इसी बीच हीसिन को पता चलता है कि उसकी मॉम एक्चुअली किकरू और हाना के साथ फील्ड में है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं हाना उसकी मॉम और किकरू के रिश्ते को मिस ना कर दे। रिजिमू पहले तो किकरू का डिफेंस करती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि किकरू ने एक बार कहा था कि वो नोकोर्स में दफन होना चाहता है, तो वो अचानक अपनी बात वापस ले लेती है। अब हीसिन सीरियस हो जाती है और तय करती है कि वो उन सब पर नज़र रखेगी। जाने से पहले रिजिमू को वार्न करती है कि वो गिल्ड डेटा को छेड़े नहीं, लेकिन रिजिमू की चिपचिपी क्यूरियोसिटी वहाँ भी बाज नहीं आती। वो पहले से डेटा एक्सेस करने लगती है। वापस फील्ड में इनोमे हाना के सिर पर हाथ फेरती है और किकरू से सवाल करती है, तुमने उसे इतना डेंजरस स्किल यूज़ क्यों करने दिया? किकरू कामली एक्सप्लेन करता है कि मैं चाहता हूँ हाना इसे कंट्रोल करना सीखे, ताकि इवेंचुअली वही इससे स्ट्रॉन्गेस्ट बने। इनोमे उसे एडवाइस देती है कि वो हाना को उसके फ्रेंजी मोड में कंट्रोल करने की कोशिश करे, शायद उसके सोचने से आसान हो। तभी हाना धीरे से जागती है, लेकिन उसका फ्रेंजी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो फिर से अचानक किकरू पर अजड़ पड़ती है। किकरू हर पॉसिबल मूव आजमाता है, फिर भी हाना की विंड प्रेशर से उसका गाल कट जाता है। अब वो स्ट्रैटेजी बदलता है, डिसाइड करता है कि उसे थकाना ही पड़ेगा। इनोमे टेंशन में सोच रही होती है कि अब क्या करें, और फिर अचानक एक चाइल्डिश ट्रिक सोचती है। वो हाना से कहती है, पता है किकरू को कैसी लड़कियां पसंद है? लाडा जैसी क्यूट वाली। बस ये सुनते ही हाना फ्रीज हो जाती है और धीरे से ब्लश करते हुए किकरू को देखने लगती है। सच में? जैसे ही किकरू बात की पुष्टि करता है, वो अपनी सीट पर आराम से बैठ जाती है और थोड़ा शर्माते हुए पूछती है कि क्या वो सच में गर्ल्स जैसा बिहेव कर रही है। बाकी लोग हंसकर उसे अश्योर करते हैं कि हाँ बिल्कुल। तभी हाना प्लेफुल मूड में कहती है कि वो उसका हेड पैट करे। किकरू मान तो जाता है, लेकिन एक शर्त पर, बस हग नहीं करना। उसी वक्त इनोम उसकी चीक पर लगी चोट नोटिस करती है और उसे साफ करने लगती है, लेकिन हाना थोड़ी जेलस होकर हेल्प करने की जिद करती है। किकरू उसे मना कर देता है, याद दिलाते हुए कि तू अभी भी अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं रखती। पर हाना तो मानने वाली कहाँ थी। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में किकरू किसी तरह बच निकलता है। हवा के प्रेशर से इनोम के कपड़े फट जाते हैं और सीन ऑकवर्ड साइलेंस में बदल जाता है। किकरू गुस्से में हाना को डांट देता है, जिससे वो रोने लगती है और माफ़ी मांगते हुए फिर से अपनी चार्म दिखाने लगती है। वो उस पर झपट पड़ती है और कहती है कि मुझसे नफरत मत करो। इसी अफरा तफरी में इनोम चालाकी से सिचुएशन अपने फेवर में ले लेती है। आखिर में हाना किसी तरह किकरू को रिलैक्स कर देती है और इनोम उसे काम करती है। इसी बीच इशिना प्लेन्स के साथ मिशन पर जाती है। वो प्लान बनाती है कि हाना को फैमिली के मैटर्स में दखल देने से कैसे रोका जाए। तभी वो देखती है कि इनोम हाना के साथ बैठी है और कुछ सीक्रेट बातें चल रही हैं। इशिना सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसकी जगह फैमिली में खतरे में तो नहीं। सीन शिफ्ट होता है गिल्ड में, जहां रिजुमी अपने कंप्यूटर को जलाने के बाद स्क्विरल्स के साथ खेल रहा होता है। वहीं किकरू फ्यूचर के सपने देख रहा है। वो अपने साथियों के साथ कॉलेज जाएगा। तभी हिडेमुकी आके टकराती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, लेकिन उसके प्लॉट आर्मर से पूरा मूड बिगड़ जाता है। बाकी मेंबर्स भी मजाक में शामिल हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। किकरू कंफ्यूज होकर जाग जाता है और राहत की सांस लेता है कि उसने अपने ऊपर योगर्ट नहीं गिराया। वो अपने स्टडी रूम में चेकिंग करता है और खुद से कहता है कि अब वो अपने एक्सपेडिशंस में और मेहनत करेगा। उसी दिन जब महीने का एंड होता है, इनोम सभी को सैलरी देती है। हिडेमुकी रिलक्टेंटली पैसे लेती है क्योंकि उसे लगता है उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। मेडिना को कुछ नहीं मिलता तो हिडेमुकी पूछती है कि क्यों। मेडिना समझाती है कि उसे चर्च से पेमेंट मिलती है। फिर वो उसे बताती है कि वाइट मैजिक इंश्योरेंस कैसे काम करता है, लेकिन ईयरहेड फेक स्माइल देती है जैसे उसे सब समझ आ गया हो। इनोम साफ करती है कि सैलरी हर मेंबर की जॉब और मिशन परफॉर्मेंस के परसेंटेज पर डिपेंड करती है। हिडेमुकी, जिसके पास सबसे कम कैश होता है, गिल्ड को थैंक यू कहती है और कहती है कि वो ये पैसे किकरू को लौटाएगी क्योंकि उसने उसके मिशंस में बहुत हेल्प की। बाकी लोग भी पहले तो अपने पैसे वेस्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन हिडेमुकी की बात सुनकर अग्री हो जाते हैं कि वो भी किकरू को कुछ गिफ्ट देंगे। शावर में बैठकर वो डिस्कस करते हैं कि क्या दें, वेपन्स, ड्रिंक्स या कुछ और। डैना बोलती है क्यों ना हम उसे उसकी यूथ गिफ्ट कर दें, और सब चौंक जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिना किकुरू को जगाने आती है, लेकिन किकुरू नींद में उसे दबा देता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो मेडिना है, वो पीछे हटता है, पर डैनेट पूरी फोटो खींच लेता है। बाकी लोग स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनकर उसके घर आते हैं और डैनेट कहता है कि वो नर्स रोल प्ले करना चाहते थे, बस थोड़ा फन करने के लिए। नेचुरली सबका अटेंशन खिंच जाता है, लेकिन किकुरू बताता है कि उसका अपॉइंटमेंट है और वो उनकी फैंटेसीज में हिस्सा नहीं ले पाएगा। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उनके पास पूरा दिन है, वो उसके लौटने का वेट करेंगे ताकि वो उसे उनका फूड ट्राई करवा सके। तभी स्कॉलर गार्ड का कॉल आता है और वो उसे हिडेमुकी को साथ लाने को कहता है। किकुरू बताता है कि स्कॉलर ये जानना चाहता है कि मॉन्स्टर्स उसे इतना अट्रैक्ट क्यों करते हैं। वो लड़कियों को कुकिंग से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद करती हैं कि अब तो हमने हेवन टेस्ट कराना ही है, और कहती है कि उन्होंने हिडेमुकी से सीखा है कि रेसिपी पर टिके रहना चाहिए। कोई ऑप्शन ना होते हुए किकुरू तैयार होता है। रास्ते में वो हिडेमुकी से कहता है कि कैजुअल कपड़े पहने, लेकिन जब देखता है कि वो कितनी रिवीलिंग लग रही है तो ऑकवर्ड होकर मन बदल लेता है। दोनों एंशिएंट बुक शॉप पहुंचते हैं, जहां ईज उनका स्वागत करता है। ईज तुरंत किकुरू की तरफ इशारा करता है और हिडेमुकी को कॉस्प्ले में भूल जाता है। किकुरू की स्टोरी सुनकर ईज कंफर्म करता है कि ये इनॉम की रिपोर्ट से मैच करती है। फिर वो बताता है कि हिडेमुकी एक्चुअली वर्ल्ड से कनेक्टेड है। किकुरू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है मतलब। ईज उन्हें अंदर बुलाता है और लॉन्ग टॉक शुरू करता है। उधर किकुरू के घर पर लड़कियां खाना तैयार कर लेती हैं और सोचती हैं कि नोमा को भी बुला लें। सब कुछ ठीक चलता है जब तक डैना ये ना सोच ले कि अगर वो किसी रेसिपी से खाना बना रही है तो क्या वो रेसिपी क्रिएटर की हो जाएगी। हाना उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन डैना का लॉजिक इतना ट्विस्टेड था कि दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। बुक स्टोर में ईज एक्सप्लेन करता है कि इंसान हवा से सीधर एब्जॉर्ब करके उसे माना में बदलते हैं और हर चीज़ में कुछ ना कुछ माना होता है। कुछ क्रीचर्स उसी पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स जो माना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उन्हें प्लांट्स या वीक बींग्स को खाना पड़ता है। फिर वो बताता है कि सीधर कनेक्शन हर इंसान में अलग होता है, इसीलिए उनकी माना एब्जॉर्प्शन रेट भी डिफरेंट होती है। वो एक तालिस्मान दिखाता है जिस पर हिडेमुकी बैठी थी, जो बहुत ज़्यादा माना खींच चुका था। ईज कहता है कि हिडेमुकी की माना एब्जॉर्प्शन रेट 100% है, मतलब वो एक रेयर केस है जो मॉन्स्टर्स के लिए परफेक्ट एनर्जी सोर्स बनती है। वो एक्सप्लेन करता है कि यही रीज़न है कि हिडेमुकी को अपनी डिस्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता और वो बार बार अनाड़ी लगती है, क्योंकि उसका नेचर और सीधर दोनों परफेक्टली अलाइन करते हैं। आखिर में किकुरू इससे अलग में पूछता है कि क्या बाकी लड़कियों में भी यही इफेक्ट है, लेकिन ईज मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ों को बच्चों से नहीं कहनी चाहिए। दोनों शॉप से निकल जाते हैं और वापस लौटते हुए हिडेमुकी सॉफ्टली कहती है, थैंक्स किकुरू, मेरे बारे में इतना जानने के लिए टाइम निकालने के लिए। तो जैसे ही किकुरू उसके सर पर हल्का सा पैट करता है, वो मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे यह सब बिल्कुल बेकार नहीं लगा। असल में लड़कियों ने उसके लिए पूरा एक्ट किया। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड और फनी दोनों था, लेकिन फिर वो उसे जल्दी से ऊपर ले जाता है क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि नीचे की सिचुएशन कैसी तबाही में बदली होगी। घर पहुंचते ही जैसे ही वो किचन में कदम रखते हैं, दोनों लिटरली फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था जैसे किसी ने खाना नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट किया हो। चारों तरफ बिखरा हुआ खाना, टूटी हुई प्लेट्स और लड़कियां थकी हाफती ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी मैराथन से लौटी हों। उस पल किकुरू बस सिर पकड़कर सोचता है, क्या यही वो एडवेंचर लाइफ थी जिसकी मैंने कल्पना की थी। कुछ दिन बाद गिल्ड का पूरा स्टाफ पार्टी को सेफ मिशन की शुभकामनाएं देता है। सब लोग तैयार होकर फिर से जंगल की ओर निकलते हैं। शुरुआत तो सामान्य लगती है, लेकिन मिशन के बीच में अचानक हालात बिगड़ जाते हैं। एक एक करके सारे पार्टी मेंबर्स पकड़े जाते हैं, उनका माना खत्म होने लगता है और वो सब बेहद थक जाते हैं। अब सिर्फ किकुरू अकेला बचा होता है। हवा में बस उसकी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही होती है। निराश होकर वो खुद से सवाल करता है, क्या यही वो यूथफुल एडवेंचर है जिसका हमेशा मैंने सपना देखा था। और इसी सवाल के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है क्योंकि आने वाले पार्ट में रियल ट्विस्ट शुरू होगा। अगर वीडियो आपको रियली अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जाओ और इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप करो। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट करना ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो इस सीरीज़ के फाइनल ट्विस्ट के लिए।